हेलो मैम, मेरी हाइट 5.4 है और वेट 53 है। सब बोलते हैं बहुत पतली है ये वो, कुछ लोग तो हंसते भी हैं, जबकि मुझे तो मैं ठीक लगती हूँ। कभी कभी रिप्लाई कर देती हूँ बट कभी कभी बहुत बुरा लगता है। वेट अपने हाथ में तो है नहीं। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग मज़ेदार। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बॉडी शेमिंग के ऊपर मैंने एक बार एक पूरा तो नहीं लेकिन एक लंबी चौड़ी डिस्कशन वाला वीडियो भी बनाया था। खैर, ये तो बॉडी शेमिंग की बात है। बाकी हमारे लुक्स, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड के साथ हमारे टर्म्स, हमारे इन लॉज, कभी टॉक्सिक, कभी अच्छे, कभी बहुत ज़्यादा दम घोट देने वाले, अपनी बातों से, अपने ऑरा से इतना ज़्यादा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देने वाले कि हम खुद को ही खो बैठते हैं। होता है ना ऐसा? तो इस तरीके के क्वेश्चन ढेरों आते हैं और कोशिश करती हूँ मैं उनको सुलझाने की। अच्छी बात यह है कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो चलो, आज एपिसोड 78 के या 79 के 135 प्रश्नों के देखते हैं कितने जवाब वीडियो में दे पाती हूँ और कितनों के टेक्स्ट में। चलो, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन, बातें करें। अब ये जो हाइट वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, हाइट के साथ वेट इनका लोगों के अकॉर्डिंग कम है, इनको ये ठीक लगती हैं। ठीक है, अब सजेशन देने वाले क्या कहेंगे कि लोगों का काम है कहना इन पर ध्यान मत दो, खुश रहो। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। हम चाह कर भी किसी लोग ऐसी चुभती हुई जो बातें कर देते हैं कुछ लोग, कई बार वो नहीं अवॉइड कर पाते। आप कितने भी कंटेंट अपने अंदर फील कर रहे हो, लेकिन कोई इतने तरीके से आपका दिमाग की दही करता है कि आप ना चाहते हुए भी घूमते रहते हो वहाँ पर। बेस्ट केस ये होता है कि आप उसको एक मुंह तोड़ जवाब दे दो, और उससे भी अच्छा है कि वो मुंह तोड़ जवाब आपने बिना लड़े दिया हो। ज़बान हमेशा के लिए उसकी बंद हो जाए, संबंध आपके ख़राब ना हो, ये बेस्ट होता है ना। जैसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद में ये है मुझसे। देखो, अगर आपसे कोई बार बार आपके वेट या किसी भी कलर के ऊपर, मोटापे के ऊपर, आपका तो वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, उसको भी बहुत लोग सुनाते रहते हैं, है ना। किसी का रंग गोरा है तो ठीक है, उसकी स्किन पे टिप्पणी कर देंगे, उसकी कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम है। या कोई रंग किसी का काला है तो उसे काले पे कहेंगे। बाल किसी के कम हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मतलब अगर जिसको कहना है वो कहता ही रहेगा, कुछ भी टॉपिक मिल सकता है। बस हाँ, किसी का विजिबली होती है कि हर दूसरे को वो कमी नज़र आ रही है, किसी की ये होती है वो पारखी नज़र निरमा सुपर वाले को ही नज़र आती है। ठीक, अब आपको करना क्या होता है ऐसे में? अगर तो आपको उनसे एक पोलाइट वे में, बिना बिल्कुल कोई भी संबंध ख़राब किए, मान लो आपकी जॉब में सीनियर है कोई जिससे आप उल्टा जवाब नहीं दे सकते, ऐसे आदमी अगर बोल रहा है ना, तो आप सीधे उसको अपनी साइड पर रखते हुए पॉजिटिव नोट पर पूछ सकती हैं। मान लीजिए उसने बोला कि अरे तुम कितनी पतली हो ये वो, तो सीधे उससे पूछो, बताओ सर या बताओ मैम, क्या करूं, मैं भी बड़ी परेशान हूँ। वहाँ पर क्लॉज ख़त्म। वो आपको चिढ़ाने के लिए फिर नहीं कहेगा, या तो अपना ज्ञान उड़ेलने लगेगा। सुन लो, अप्लाई करना ना करना आपके ऊपर है। उसको तसल्ली हो जाएगी कि मैंने उल्टी कर दी अपने ज्ञान की जितनी थी मेरे पास। ठीक, अगर आपको उसका ऐसा रिश्ता है जिसका आप पलट के जवाब दे सकते हो आराम से, तो पिछली बार मैंने सीधे बोला था, जब कोई आपके ऐसी चीज़ पर टिप्पणी करे जो विजिबली आपको भी पता है, अच्छे से हर एक को पता है, सीधे बोलो कि हाँ मैं जानती हूँ, शीशा है मेरे घर में। मान लो आपको तो लग रहा है कि आपका वेट ठीक है, मान लो आपका वेट इतना कम है कि आपको भी पता है कि भाई मेरा वेट कम है, मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप बाहर गए और बाहर जाके सामने वाला फिर वही कह रहा है तेरा वेट कम है, तेरा वेट कम है, तो भाई मैं पहले ही देख के आई हूँ ना, शीशा है मेरे घर में। तो ये आप बात बोल सकती हो कि आई नो शीशा है मेरे घर में, इतना बोल के चले जाओ बजाय। अब उसमें क्या होता है, अगर आप कहीं से भी परेशान होगे उनके सामने विजिबली, या रोगे या चिढ़ोगे, उनको आने लगेगा मज़ा, फिर वो आपकी बैंड बजा देंगे चढ़ा चढ़ा के, कह के। लेकिन आपको कितना भी बुरा लगे, आपको वो पोकर फेस कहते हैं ना, वो बनाना है, चेहरे पे नहीं आने देना है कि आपको बुरा लग रहा है। बहुत ही कामली ये जवाब दे देना है, चाहे अंदर ज्वालामुखी फट रहा हो उसे फटने दो, अंदर ही अंदर, बाहर ना निकले कुछ। तो बाहर सिर्फ इतना निकले कि शीशा है मेरे घर में।
ठीक है ना। या फिर वही कि आप बताओ क्या करना है। अब आप कहोगे ना मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, मुझे तो नहीं लगता। अक्सर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंस करने के लिए चीज़ें बोलते हैं। कई बार हमें लग भी रहा होता है कि हाँ ये कमी है, ये ना होती तो मैं और ज़्यादा अच्छी दिख रही होती। सामने से वो उनने भी कह दिया, वो हमारी दुखती रग पकड़ ली, फिर हम अपने आप को डिफेंस करने के लिए झूठे सच्ची दलीलें दे रहे हैं। लेकिन उसे हम कितनी भी दलीलें दे दें, ना तो वो चुप होता है और ना ही हम आके शांत रह पाते हैं। होता ये है बॉडी शेमिंग में। तो बेस्ट ये होता है कि उसको अपनी साइड लेगा तो हाँ भैया मैं भी बड़ी परेशान हूँ, बता क्या करूँ इसके लिए, सुन लो बस उसकी। तो इस तरीके से डील करो, देखो मेरे हिसाब से तो काम कर जाएंगी ये चीज़। एक और इसका होता है जो अक्सर मैं कर देती हूँ। मान लो मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो कहीं कोई लंबी चीज़ होती है या कुछ होती है तो मैं खुद ही कह देती हूँ कि अरे कहाँ टांग रहा भैया, हमारे तो हाथ भी नहीं आने का, या लाइन लग रही है सेल्फी खींचने की हो रही है, कह रहे भैया हम छोटे हैं हमें पहले आगे खड़ा कर दो। तुम तो खुद ही आगे अपने आप ही बोल दो ना, इससे पहले कि कोई तुम्हें पकड़ के कहे कि अरे तू छोटी है तू आगे खड़ी हो जा, या तेरा हाथ तो वहाँ जाएगा नहीं। हम तो खुद ही कहते हैं कि भैया कहाँ टांड पे ठोक रहे हो कील या कुछ कर रहे हो, हमारा तो हाथ भी नहीं जाने का, या हम जैसा क्या करेगा हमारा भी तो सोच लो अपने आप ही। क्योंकि अब उस चीज़ को लेके अगर आप कंटेंट हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा उस डिसेबिलिटी से या उस कमी से जो सो कॉल्ड मानकों के अनुसार होनी चाहिए, तो फिर आप डील कर लेते हो। ये चीज़ें असर तभी तक करती हैं जब तक आप खुद भी उस चीज़ को मान रहे हो कि ये कमी मेरे अंदर है। जिस दिन कमी अपने अंदर से माननी बंद कर दो कि उस दिन किसी के कहने का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक जवाब अपने मन से ही ऐसे निकलेंगे आपके कि सामने वाला चुप हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला सवाल ही हो गया ऐसे टॉपिक पर, बॉडी शेमिंग पर। अब दूसरा फिर एक वृहद क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं कि हेलो सुनीता जी, मैं काम तो बहुत जल्दी करने की कोशिश करती हूँ फिर भी धीरे हो पाता है। 2 या 3 बार मैं ये शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुकी और यहाँ पर भी कि काम करने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। सीधी सी बात है, ये शॉर्ट्स भी अभी 1 आध दिन में आपके पास आएगा कि अगर किसी मशीन को उसकी पावर से ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा। क्या एक लूना या मोपेड इनफील्ड की या फिर एक सुपर बाइक की बराबरी कर लेगी अगर आप उसके कान ऐठे जाओ। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ना गाड़ी की, तो सेम शरीर की भी होती है। आपको सिर्फ ये करना है, काम एंड कंपोज्ड होके ध्यान से काम करना है, काम को पूरी तरीके से करना है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। या फिर आप आराम से भी कर रहे होंगे और आप देखोगे कि हमने ढेरों काम इतने सी देर में कर लिया। ये होता है प्रैक्टिकली, ट्राइड एंड टेस्टेड बात है ये 100% कि अगर काम करने की स्पीड बढ़ानी है ना तो काम को पूरे ध्यान से तसल्ली से करो। पर्पजली स्लो नहीं होना, पर्पजली तेज नहीं होना, सिर्फ काम को तरीके से करना है। कोई स्टिच लगानी है अच्छे से लगा के पूरा धागा खींच लिया, कोई डिश बनानी है अच्छे से चला के कर दिया, कोई कटिंग करनी है सब्जी चॉप कर रहे हो तरीके से करके कूड़ा हटा दिया। एक एक स्टेप को एक एक तरीके से करते चले जाओ और फिर एंड में देखो कि काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा कम लगा कितना लगा। तो मतलब हारमोनी चाहिए, रिदम। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में स्पीड बढ़ाओगे तो कभी नहीं बढ़ेगी, रिदम मेंटेन कर लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कब स्पीड बढ़ गई। तो फोर्सफुली अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दो अगर सच में स्पीड बढ़ाने की इच्छा है तो। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी सिस्टर के बारे में है ये, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। 8 साल की शादी में 7 साल उसने इनफर्टिलिटी फेस किया। उसके सास ससुर और तीनों नंदों ने उसका जीना हराम कर रखा था। फिर जब उसने बेबी कंसीव किया और मायके में ही रही। अब बेबी 6 मंथ का हो गया है। इन 6 मंथ में उसके हस्बैंड के सिवा कोई भी ससुराल से मिलने नहीं आया। अब सास के फ़ोन आ रहे हैं घर आओ। मैके में भाभी बहुत जलन करती है, खुद मैके चली गई है और रिश्तेदारी में सबसे कहती है कि जब तक नंद नहीं जाएगी मैं भी नहीं लौटूंगी। प्लीज़ सलाह दें क्या करना चाहिए। एक बार अपनी ईगो को किनारे रख के अगर ससुराल से फ़ोन आ रहे हैं तो चले जाओ, जाके देखो वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो ईगो उनकी भी आड़े आ रही होगी। और वहाँ जाने के बाद ही आपको एक आइडिया होगा आपकी बहन को कि वो 6 महीने बच्चों को देखने तक भी क्यों नहीं आए। तो पहला स्टेप फ़िलहाल यही है कि उनको वहाँ जाना चाहिए। रही बात भाभी की, उनकी भी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन ये है तो गलत ही कि भाई जब तक नंद नहीं जाएगी वो अपने घर पड़ी हुई है। लेकिन अगर इतने क्लैशेस हो रहे हैं तो आपकी बहन के लिए बेस्ट यही है कि अगर ससुराल से फ़ोन आ रहा है तो पहले वहाँ चली जाए, उसके बाद देखे कि आगे की स्थिति क्या है। ऑन एन पॉजिटिव नोट मतलब शुरू करे वो अपनी।
लाइफ दोबारा से। नेक्स्ट मेरी सेकंड मैरिज है। ये मेरी इंगेजमेंट पहले हुई थी, वो मेरी पसंद से हुई थी, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर तोड़वा दी। फिर शादी हो गई लेकिन वो नहीं चली। फिर दूसरी हुई, इससे एक बच्ची है। मैं 17 साल का एज डिफरेंस है हमारी एज में। उन्हें मुझसे लगाव नहीं है, ना प्यार है, ना केयर है, ना अंडरस्टैंडिंग है। बस शादी चल रही है क्योंकि चलानी पड़ रही है। लेकिन 9 साल हो गए और जिस इंसान से मेरी इंगेजमेंट हुई थी, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, उसकी एंट्री मेरी लाइफ में फिर से हुई और बहुत सारा प्यार लेके वो वहीं खड़ा है आज भी। मैं जाया करूं, अब वापस चली जाऊं, मैं क्या करूं? वापस चली जाऊं? हमारी बॉन्डिंग आज भी वैसी ही है, प्लीज़ सजेशन दीजिए। आई एम क्लूलेस इन दिस कंडीशन। इतनी शादी, मैरिज, एंगेजमेंट, दूसरी शादी, फिर बच्चा। लेकिन बच्चा हो जाना एक बड़ी बात है ना। किसी आदमी के साथ अब अपनी लाइफ में कितनी शामिल है। रही बात कि वो आपकी लाइफ में री एंट्री आपकी हो गई उसकी, वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपके अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग नहीं है। अगर आपकी अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती तो भले कितना भी प्यार था एक टाइम पे, वो वापस नहीं आता। अब आ गया वापस, तो भैया अपने घर की कंडीशन देखो कि अगर आप उनके पास वापस जाएंगी तो आपको फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अब जो आपका ये प्रेमी वापस आया है, ये आपके बच्चे को भी लेगा साथ में, नहीं लेगा? ये भी तो इशू देखो ना। और फिर जिसको छोड़ के आओगी उस पति ने आपका कितना साथ अभी तक दिया है, उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। तो अगर पति के साथ तो आप बता ही रही हो कि नहीं है, लेकिन बच्चे का क्या करोगे? उसके बारे में सोचो कि आपका प्रेमी जो है वो आपसे दोबारा शादी करेगा और बच्चे को भी अपने पास ढंग से रखेगा। आपके फैमिली वालों का क्या कहना है इस बारे में, तब लो सलाह। ये ना हो कि प्रेम में मदांध होकर उसके साथ आप जाने की सोचने लगो। यहाँ पर आपकी बच्ची है या बच्चा है, क्या है, 17 साल का बच्ची है आपकी। बच्ची है, छोटी है ना, उसकी एज नहीं है, 17 साल का एज डिफरेंस तो है। तो उसका क्या होएगा, उसका भी तो सोचो जिसे यहाँ पे लाई हो। क्योंकि ऐसा है, देखो, प्यार मोहब्बत ये होते हैं मेरे हिसाब से, या तो स्टार्टिंग में ही अगर उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, तो अगर किसी ने भांजी मार दी थी, आपकी शादी तोड़वा दी थी, तो जब आपका इतना ज़्यादा प्यार था जो इतने सालों बाद भी उफन के आ रहा है, तो फिर आपको उसी के नाम पे लेके बैठ जाना चाहिए था। शादी दूसरे इंसान से करनी ही नहीं चाहिए थी कि ठीक है तुम मेरी उससे नहीं होने दोगे तो मैं किसी से भी नहीं करूँगी। ऐसे प्यार के लिए मेरे को लगता है कि बहुत रिस्पेक्ट आती है कि ठीक है जी, ऐसा प्यार था कि उससे नहीं हुई तो हमने किसी से की ही नहीं। लेकिन आपने उनके बाद एक और से की, फिर एक और से की, अब आपको वापस पहले वाला चाहिए। तो ये चीज़ें ना थोड़ा हल्की लगती हैं, बढ़िया नहीं लगती सुनने में। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अपनी शादी में बनी रहें अपनी बच्ची के लिए। और जिस आदमी ने आपको आपके डाउन टाइम पे संभाला है, उसका साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए इस समय पे, सिर्फ एक प्रेमी के चलते। कई बार प्रेमी आपको लग रहा है वैसे ही हैं, लेकिन इतना होता नहीं है। बहुत केस मैंने ऐसे देखे हैं कि शादी भी आपने तोड़ दी उस प्रेमी के चक्कर में, और जब आप उसके पास चली गई उसकी होके, तब वो बिल्कुल बदल गया, चेंज्ड पर्सन रह गया, और साथ में आपकी बच्ची का फ्यूचर भी है। तो सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइए अपनी लाइफ में। फिर आया ये इस तरीके का ना, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, दी हस्बैंड पजेसिव बहुत ही ज़्यादा हैं। और मुझे मतलब मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बात करते करते सोचते हुए ये दिमाग में मेरे आया कि इसका बेस्ट वो है कि अगर वो पजेसिव है ना, आप भी पजेसिव हो जाओ। भाई पजेसिव क्या है कि तू किसी से बात नहीं करेगी, तू बाहर नहीं जाएगी, आप भी पीछे पड़ जाओगे ना, किसी से बात नहीं करोगे, बाहर नहीं जाओगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं देख ही नहीं सकती आपको किसी से बात करते हुए। सजोगे नहीं, तैयार नहीं होगे, गंदे रहोगे, ऐसे ही घर में ही रहोगे, बस यहीं रहो मेरे सामने, कमाने खाने कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम पजेसिव रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। भाई आप ही क्यों मुझसे इतना प्यार करो, मैं भी तो करूँगी इतना ही प्यार। सेम ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो, पता लगेगा। इस रंग के कपड़े मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत लगाओ, परफ्यूम मत लगाओ, बाल मत कटवाओ। उनकी भी हर चीज़ पे टोका टाकी, नहीं मुझे नहीं पसंद कोई आपको देखे, बस मैं देखूँगी। तब उन्हें एक पल को रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई मैं इसके साथ कर क्या रहा हूँ। एक विश्वास भी तो होता है। तो पॉजिटिवनेस को अगर आप पानी दोगे ना तो ये पेड़ बन जाएगा।
इसको समय पर रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको जीना मुश्किल कर देगा। पॉसेसिवनेस प्यार के नाम पे ये फंदा गले में पड़ जाता है। बहुत ही मुश्किल है ये सोच के भी कि हाँ बस मैं दूसरा कोई इसके बात भी ना करे, देखे भी ना रहे। भैया सोशल बॉयकॉट थोड़ी कर देगा आदमी। किसी से शादी कर ली तो कल को जोड़ा बिगड़ जाए, भगवान ना करे, लेकिन कल को जोड़ा बिगड़ जाए, तुमने जीते जी तो सारी जगह से उसके धागे काट दिए। जो तुम्हारे पीछे रह जाएगा वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आइलैंड पर रह गया। कोई तरीका थोड़ी है। ज़िंदगी कब कैसे जी पाएगा कोई इंसान एक ही आदमी के साथ ही? उसी की शक्ल देखते देखते दुनियादारी भी होती है, जाना आना भी होता है। तो ये समझाने का बेस्ट तरीका वही है कि अगर उनको करने से समझ में नहीं आ रहा तो जब उनके ऊपर खुद पड़ेगी ना, आप भी बिल्कुल प्यार उन पर लुटा दो। तो मैं बहुत पॉसेसिव हो गई हूँ आपके लिए, बस कहीं नहीं जाओगे ना, बिल्कुल नहीं। और कहीं पागल हो गई है तो कि जी मैं करूँ तो पागल, आप भी तो सेम मेरे साथ यही कर रहे हो। मैं भी तो घर में ही घुट रही हूँ ना, तो आप भी यहीं रहो। क्या ज़रूरत है कमाने खाने की? ना मैं खाना बनाऊँगी ना आप कमाने जाना, बस एक दूसरे को देखेंगे, पॉसेसिव होएंगे। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से बहुत, क्या पता लाइन पे आ जाए। हेलो सुनीता दी, क्या आपने कभी वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है? अगर किया है तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने शादी से पहले किया था अपने मैके में 7 बार, मतलब 7 शुक्रवार। और फिर उसकी वो होती है औरतों को मतलब खाने से जिमाते हैं, जैसे कन्या जिमाते हैं लड़कियों को, ऐसे उनमें महिलाओं को जिमाई जाती है। इस तरीके से एक बार किया था मैंने शादी से पहले। अभी ये है, हाय मैम मेरा फेस साफ़ है पर हाथ साफ़ नहीं है, इसका कोई उपाय बताएं प्लीज़, रिप्लाई ज़रूर बताएं। मैं तो सिंपल ये करती हूँ, जो मेरे हाथों पे आते हैं कमेंट की अच्छे रहते हैं ये वो, जो भी मैं मुंह पे लगाती हूँ, क्रीम मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन, सेम है कि यहाँ करके उसके बाद मेरा रिचुअल है कि ऐसे हाथ में कर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच बीच में से ऐसे ऐसे इस तरीके से, कभी बीच में बैठे बैठे कर लो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। बाकी हाथ क्लीन रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे, स्किन चेहरे की है हाथ की है। भाई हाथ हमारे और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बार बार पानी में जा रहे हैं, मुंह हम कपड़े से बांध भी ले रहे हैं, हाथ खुले रह रहे हैं, कई बार होती है ना ऐसी चीज़ें। तो सिंपल है कि उनको भी धो तो मॉइस्चराइज कर लो। जो मुंह वाली क्रीम है वही लगा लो हाथ पे कुछ दिन, शायद साफ़ हो जाए। नहीं तो यहाँ पर ये जो गांठें सी होती हैं काली हो जाती हैं, नींबू घिस लो, आलू घिस लो, जो भी दाग छुटाने वाले हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अप्लाई करो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं 28 साल की हूँ एंड मेरे हस्बैंड 29-39 के हैं। मुझे बेबी नहीं होगा, कभी ये प्रॉब्लम थी मुझे, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उनके 2 बच्चे हैं, 6 साल शादी के हो गए, बट हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती है। कभी फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, कभी बच्चों को लेकर बात हो जाती है। सासू माँ बेटे की साइड ही रहती है, मैं घर का सारा काम, बच्चों का सारा काम, सब कुछ करती हूँ, फिर भी हस्बैंड खुश नहीं रहते। हफ्ते में 4 दिन लड़ाई होती है, 2 दिन सुनती रहती हूँ, क्या करूँ? 2 दिन शांति रहती, क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। आपके बीच में ना वो बॉन्ड ही नहीं क्रिएट हो पा रहा ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, और वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है वो नहीं समझ में आ रहा। भाई उन्हें अपने बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए पत्नी की ज़रूरत थी, पत्नी आ गई, आप सारे काम भी कर रहे हो, वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है उसका नहीं समझ में आ रहा। या तो फिर ये है कि मैंने कहीं पढ़ा है और मुझे लगता भी है ऐसा कि जैसी भावना हम अपने मन में दूसरे के लिए रखते हैं, सेम चीज़ वो भी हमारे लिए फील कर रहा होता है। मतलब ये अकबर बीरबल की कहानी मैंने पढ़ी थी और मुझे यकीन नहीं आया था। फिर मैंने एक और पढ़ी, वो गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में थी, सेठ और उसके नौकर से रिलेटेड। तो सेम चीज़ मुझे लगती है कि होती है। हो सकता आप अंदर से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, निगेटिव से हो थोड़े से अंदर से अपनी लाइफ को लेके, मे बी वो वाइब्रेशन वहाँ पर पहुँच रही है, इस वजह से आपके हस्बैंड भी कनेक्टेड नहीं हो पा रहे। तो एक बार कोशिश करके देखो, उन बच्चों को, उस घर को, मेन बच्चों को, कि अब मैं इनकी माँ हूँ, असली माँ मैं ही हूँ। उस तरीके से बच्चों के साथ आप इतना इन्वॉल्व हो जाओ, तो मुझे लगता है जब बच्चों के साथ आपकी बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी ना एक बहुत अच्छी वाली, तो उनके पिताजी अपने आप आपको मानेंगे, आपको सम्मान देंगे। और सास का तो क्या ही है, जब पति पत्नी की आपस में बढ़िया बन रही होती है सास तब भी चालू रहती है, नहीं बन रही होती सास तब भी चालू रहती है। बेटा बहू लड़ेंगे तो ऑब्वियसली बेटे का ही साइड लेगी उसमें, तो ये तो ह्यूमन नेचर है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आपको करना है ना, तो मुझे लगता है वो रास्ता बच्चों से होके जाता है। पूरी जान लगा दो, बच्चों के साथ अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट करो, आपका कुछ होना नहीं है, ये एक अच्छी बात है।
बुरी नहीं है। अगर अब आपकी लाइफ में देखो तो अगर आपका अपना बेबी भी होता तो आप में डिफरेंस करने के लिए एक ऑप्शन होते हैं आपके पास, और आपके ऊपर लांछन लगाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं कि हाँ अपने वो कर रही है उसको नहीं कर रही। अभी आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना पूरा प्यार, अपनी पूरी ममता उन बच्चों पे उड़ेल के, है ना, उनके साथ एक खूबसूरत सा माँ और बच्चों वाला बॉन्ड जो आप कुदरती नहीं पा रही ना, वो ऐसे मिल रहा है आपको। बहुत लकी हो आप इस मामले में, वरना कुछ माँओं को मिलता ही नहीं। औरतें बिना माँ का एहसास लिए ही चली जाती हैं, तो आपको वो चीज़ मिल गई, चाहे फिजिकली बच्चों को जन्म दे के मिली या फिर वो आपको मिल गए अपने आप। उन बच्चों में ना अपना दिल जान लगा दो और फिर शायद आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी 1-1.5 साल में ही, देखना। हेलो मैम, कोई आइडिया दीजिए अगर हो। मैम हमारी एज 45 है, सेविंग नहीं है, खर्चे बहुत हैं, ऐसा क्या करें कि 50 या 60 में अपना ख्याल भी रख सकें और फाइनेंशियल भी सही रहें, प्लीज़ मैम हेल्प। देखो, खर्चे कम ज़्यादा का हिसाब सीधा वही होता है 50-30-20 वाला। 50% आपकी नीड्स पे होना चाहिए, 30% आपके वांट्स पे होना चाहिए और 20% आपको सेव करना चाहिए, चाहे कमाई कम हो या ज़्यादा हो। अगर आपने 20% अपनी कमाई से सेव नहीं कर रहे हो, खर्चों का कोई सिर पैर नहीं होता, कितने ही बढ़ा लो कितने ही घटा लो। हमें लगता है 10,000 रुपये में क्या होगा। 10,000 रुपये में एक इंसान लेकिन सैलरी ले रहा है 10,000, और उसमें वो अपने परिवार, बच्चे, दूध का बिल, स्कूल सब कर रहा है, तो होता सब है। लेकिन जितनी हमारी कमाई है हमें देख के चलना है कि उसका 80% हम खर्च कर लें और उसमें हमारा सब कुछ हो जाए जो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन 20% हमें हर हालत में बचा के, और सिर्फ बचाना नहीं है, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा पैसा बढ़े। अगर अपने ये जो फाइनेंशियल एक घेरा है उसको तोड़ के उससे अपर वाले में जाना है, तो यही एक तरीका होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, हेलो मैम, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। मी अनु एंड मेरे बच्चे अभी और आरोही आपकी हर वीडियो देखते हैं। मैंने बहुत बार आपका कमेंट पढ़ा है, और व्लॉग में वॉइस ओवर करते टाइम ऑब्वियसली मेरे को नहीं ध्यान रहता, लेकिन आपके बच्चों के नाम अभी और आरोही और आपका नाम अनु मुझे याद हो गया। खैर, हम 3-4 साल से देख रहे हैं, आपकी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीख देती हो। मुझे अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन वीडियो में ही मिल जाता है। कुछ अलग या गलत होता है तो इग्नोर कर देती हूँ। अपना 100% हर रिश्ते में देने की कोशिश करती हूँ, पर लोग कमी निकाल ही देते हैं। थोड़ी देर बुरा लगता है, फिर सब ठीक हो जाता है। आपको देखकर पॉजिटिव मन रहता है। मेरे बच्चे आपको मेरे साथ वीडियो में देखते हैं, आपकी फैमिली को हम पसंद करते हैं। मेरी भी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हर किसी के साथ। नाउ टेक केयर दी एंड लव यू, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो मैंने आपका कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपने बहुत बार मुझे कमेंट किया है, तो आपके बच्चों का नाम मैं यहाँ पर लूँ, तो मैंने इसलिए आपका कमेंट पढ़ दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और अभी और आरोही को मेरा बहुत सारा प्यार देना। मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं इस समर में मायके नहीं जाना चाहती, पर पेरेंट्स फोर्स करते हैं, इमोशनल हो जाती हूँ। बट भाभियाँ और भाई का बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं, मन नहीं है इस बार। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मत जाओ, बात करो, मिलो। अगर पास है तो कुछ घंटे में सेम डे वापस आ जाओ। अगर बहुत दूर है तो 1 या 1.5 दिन आ जाओ। अगर 10-12 दिन के लिए जाती थी, उससे आपके पेरेंट्स का मन भी हो जाएगा और वो ये भी समझ जाएंगे कि हमारी वजह से लड़की हमारी आ गई, लेकिन भाई और भाभी की वजह से उसका मन नहीं है, रुक भी नहीं रही। दोनों ही बात हो जाएंगी, ये कर सकते हो। नेक्स्ट दी, आज का एक किस्सा जैसा मेरा भी है। मेरा ससुर जी भी सुबह से शाम तक पूजा करते रहते हैं। सुबह 6 से 10, फिर शाम को रात 6 से रात 9 तक। वो भी मुझे ताना देते रहते हैं पूजा को लेकर। पूजा का बहाना करके 20 साल हो गए बैठ के खा रहे हैं। सब ठीक है, कोई भी बीमारी नहीं है उनको, फिर भी घर बैठे हैं। हर मंथ उनका खर्चा हबी देते हैं। उनको ये सिखाया है कि हमारा करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और हबी भी उस बात पे बिलीव करते हैं। उनके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, मेरे सामने असली रूप रहता है। बोलते हैं ननद को, तू चिंता मत कर, भाई है ना तुम्हारी, बेटी का मैरिज वही करेगा। अपना खाना पीना घूमना फिरना सब बेटे के पैसे से ही करते हैं। फिर भी बहुत अकड़ है उनमें। हबी को बोलती हूँ तो वो समझते नहीं। कैसे समझाऊँ दी, हबी को उनका फ़ायदा उठा रहे हैं उनके घर के लोग बोल के। देखो, जो नंद की बेटी की शादी की बात है वो तो आगे की बात है ना। और लड़की की शादी कर देना कोई हंसी मजाक नहीं है जो आपके हस्बैंड ऐसे ही कर देंगे। लेकिन जहाँ तक माँ बाप का ध्यान रखने की बात है, उनका खर्च उठाने की बात है,
और वो अगर पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने घूमने फिरने के लिए या हर चीज़ के लिए अपने बेटे से पैसा ले रहे हैं, तो देखो इसमें कोई गलती बात है नहीं भाई। अगर माँ बाप करवाना चाह रहे हैं और बेटा करना चाह रहा है तो इसमें टेक्निकली कुछ गलत नहीं है। अगर बेटे के पास करने के लिए है ही नहीं, माँ बाप के पास देने के लिए है ही नहीं, दोनों ही कंडीशन में फिर वो नहीं करें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर माँ बाप अपने हिस्से का कुछ दे नहीं रहे इसलिए आप नहीं कर रहे, वहाँ तक भी वो है कि भाई उनके पास पैसा है, अपने पैसे को जोड़ के रख रहे हैं और हमें बड़े को भी खाली कर रहे हैं, हमारा आगे जुड़ने नहीं दे रहे, वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर उनके पास कुछ है ही नहीं और वो पूजा पाठ में अपना टाइम निकाल रहे हैं, है ना, तो बेटे का होने के नाते अगर उनका फ़र्ज़ है और वो निभा रहे हैं तो ये आप एथिकली उनको गलत नहीं कह सकती। और आपको लग रहा है ऐसा कि उनको नहीं देंगे तो पता नहीं कितना हमारा जुड़ जाएगा, देखो हर कोई ना अपने नसीब का लाता है। तो बच्चों के ऊपर जैसे हमारे 6 बच्चे हों या 4 हों, हर एक का अपना नसीब होता है, उनका माँ बाप करते ही करते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर माँ बाप नहीं कमा रहे, उनके पास कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बच्चों का फ़र्ज़ है ही ना कि उनका जो भी खर्चा है वो उठाएं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उन्होंने उठाया था, ये वाली बात होती है। तो अगर वो होते इस लायक तो मैं शायद कहती कि भाई ठीक है थोड़ा हाथ खींचो या हस्बैंड से बोलो कि सेविंग करें। सेविंग उन्हें अभी भी करनी चाहिए, वो आप कह सकती हो कि ठीक है ये खर्चा है भाई, जहाँ हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, वो एक परिवार हो गया खर्चा उठाना, लेकिन एक सेविंग बहुत ज़रूरी है, ये आप उन्हें समझा सकती हो कि सेविंग करते रहो ताकि आगे इन फ्यूचर हम लोगों को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिजूल खर्ची कहना चाहिए नहीं करें, लेकिन भाई परिवार का हिस्सा है वो, तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, उसमें आप उन्हें कैसे रोक सकती हो और वो कैसे मानेंगे। लाइफ इज़ वंडरफुल इन्होंने भेजा दी, आपके वीडियोस देख देख कर सब काम करने लगी हूँ। अब पहले मुझे घर के काम करने बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट आपने मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड कर दी है। आपसे इंस्पायर होकर मैंने अपना चैनल भी रीस्टार्ट करने की तैयारी कर दी है। मैंने आपसे जितना सीखा है उतना तो अपनी माँ से भी नहीं सीखा। आई लव यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड विद द डीप ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। चलो, हेलो दी, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मेरी मंथ में 4-5 नाइट शिफ्ट होती हैं, करना कंपलसरी है। मेरे इन-लॉज़ नहीं करने दे रहे। सैलरी मेरी 70-80 के है। गवर्नमेंट जॉब है, क्या करूँ? करो, गवर्नमेंट जॉब है। नहीं करने दे रहे का क्या मतलब है कि करनी तो पड़ेगी। अगर आर्मी की नौकरी होती, पुलिस की नौकरी होती तब क्या करते? या जब शादी करी थी, रिश्ता करा था तो पता था ना कि भाई जब है ऐसी जगह काम तो कई बार नाइट शिफ्ट भी लगेगी। तो कलेश हो रहा होने दो, उनके मुंह बनने के चक्कर में नौकरी थोड़ी छोड़ दोगे। आजकल भगवान को नहीं मिल रही सरकारी नौकरी, तुम लगी लगाई छोड़ो तो करो। बस सीधे बोल दो कि भैया नौकरी है, करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकती मैं। आपके मुंह बनने के चक्कर में अपना फ्यूचर ख़राब कर लूँ क्या? लोग मरे जा रहे हैं नौकरी के लिए, मैं लगी लगाई में आग लगा दूँ। मैम, मैं बेटे के रिज़ल्ट को लेके आपसे बात की थी, 76% की मैं वही हूँ। अब मुझे बेटे की दिक्कत के बारे में समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? वो पढ़ाई में डे बाय डे वीक होता जा रहा है। LKG UKG में फिर भी ठीक था, फर्स्ट में जिस हिसाब से होना चाहिए इतना नहीं है। आगे का पढ़ाते हैं, पीछे का भूल जाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई की टेंशन सिर्फ मुझे ही है, हस्बैंड को तो कोई मतलब नहीं, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कभी ना देखते ना पूछते, इसलिए मुझे ही उसकी ज़्यादा चिंता होती है। अभी जिस स्कूल में वो है हमारे एरिया का सबसे हाई फाई स्कूल है। EVS में EWS में उसका नाम आया है। सिलेबस बहुत सारा है और इंग्लिश में है। ट्यूशन भी लगा रखा है, खुद भी पढ़ाती हूँ। उसकी कैचिंग पावर बहुत वीक हो गई है, एक बार को 4 बार बोलती हूँ तब समझता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही रहा तो फर्स्ट में भी 76 से भी डाउन ना हो जाए। देखो, आप जो कर सकती हो ना वो सब कर रही हो, लेकिन हर बच्चा 90% वाला नहीं होता। जब वो कभी बड़ा होगा, अपने आप अगर उसको लगेगा कि मुझे करना है, तब वो अपनी लिमिट्स पुश करेगा, तब शायद हो जाए। लेकिन आपके कहने से अगर उसकी कैपेसिटी 76 या 80 वाली है तो वो नहीं जाएगा 90 पे। इतना छोटा बच्चा है वो, UKG फर्स्ट। सोच के देखो, जब मैं भी उस पेरेंटिंग के जोन में थी ना तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, बट एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिज़ल्ट, ये मार्क्स, ये 4-4 पेपर, इनके चक्कर में हम बच्चों का जीना हराम कर देते हैं और साथ में अपना भी। ठीक, कुछ नहीं होना इनसे। जिस टाइम बच्चा अपनी स्ट्रीम चुनेगा ना, तब तक आपका और उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका होगा। तो मैं नहीं पढ़ रही इस चक्कर में, मैंने छोड़ दी ढील।
और आपको भी मैं तो ये सलाह दूंगी कि भैया बच्चे का नॉर्मल आप जितना कर रहे हो उतना करो, जितना बच्चा नॉर्मली कर पाता है देख लो एक बार उसकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है। थोड़ा पुश करना बनता है, सारे डिसीजन बच्चा अगर सही लेने लगे तो वो बच्चा नहीं रहेगा, तो उसे टोकना तो पड़ेगा, धक्के तो देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेस मत लो अपने ऊपर, अपने आप को समझाती रहो। ये यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनके रिजल्ट कहीं नौकरी में नहीं लगने हैं, किसी एंट्रेंस में नहीं लगने हैं। अगर बच्चा चौथी तक, मैं बताऊं, अगर चौथी पाँचवीं तक भी वो बहुत वीक भी है ना, और अगर उसका लग गया उसे और किसी भी तरीके से उसे मज़ा आने लगा पढ़ाई में या कुछ भी है, और सिक्स्थ में भी अगर उसने ध्यान दे लिया, वो 1 साल में सारा कवर कर जाता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरी पढ़ाई में बार बार इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्विच हो रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी आ रही थी, उस स्कूल की कंडीशन भी ऐसी थी। तो मैं जब इंग्लिश मीडियम में थी तब मुझे अच्छा चल रही थी, उसके बाद फिर 2 साल बाउंसर गए, हिंदी मीडियम होता गया, है ना। फिर मेरी परसेंटेज डाउन गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। मुझे ही पता चल रहा था कि मुझे जो चीज़ें आती थी या मैं क्लास में कैसे परफॉर्म कर रही थी, अब नहीं आ रहे, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वो सारी टेंशन मैं ही ले रही थी, मुझे ही दिख रहा था और किसी को समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद फिर हिंदी समझ आनी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। फिर दोबारा मैंने स्ट्रीम चेंज कर दी, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं, जो मुझे समझ में आता गया मैं करती गई, लेकिन सारे डिसीजन मैंने खुद लिए ना। तो एट द एंड नॉलेज आ गई, कर लिया, कंपटीशन निकल गए, नौकरी लग गई। तो थोड़ी किस्मत होती है और थोड़ा सा ये कि बच्चे को उसे जीने तो दो, बात ये होती है। तो अभी उसको समझो, कुल मिला के उस बच्चे को ही समझो आप कि वो क्या कर रहा है। अगर उसकी कैचिंग पावर पहले से कम हुई है तो उसके लाइफस्टाइल में, उसके हेल्थ में क्या फ़र्क आए हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। एक होशियार बच्चा बुद्धू का नहीं हो सकता, IQ जितना होता उतना ही रहता, उसका कम नहीं होता किसी का। तो उसकी सीधी बात है कि अभी वो ध्यान वहाँ लग रहा था और अब वो ऐसे बट गया है, सिर्फ ये होता है। IQ ऐसा नहीं है कि अभी इतना है बड़े होके कम हो गया, वो होशियार बच्चा होशियार ही रहता है। बात ये होती है कि बस उसका ध्यान पहले कहीं और था, अब कहीं और है। तो एक बार उसका ध्यान ये तो देख लो कि बदल कैसे रहा है। और दूसरी चीज़ होती है क्लास, छोटे होते हैं, कम कोर्स होता है, एक एक चीज़ आप रटा दोगे, लेकिन जब बड़े होते जाएंगे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वर्ड टू वर्ड रटाने जाओगे ना, तो भाई साहब बच्चे की और अपनी दोनों की ज़िंदगी हराम कर लोगे। बिल्कुल नहीं होता। होंगी माएँ वो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है मैंने जैसे बातें सुनी है ना, एक एक एक्टिविटी, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड उसको डिस्कस करते रहते हैं, तो उनको समझो बच्चे की पूरी किताबें उन्हें भी याद है, माओ को। तो होती हैं ऐसी भी माएँ। तो अगर आपको वो बनना है तो बात अलग है, लगे रहो रेस में, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो बच्चे को भी थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो और खुद भी ले लो, करने दो उसे, अपनी स्पीड से, अपनी गति से सीखने दो। देखो ये दूसरा कमेंट मैंने आपका अब पढ़ा है, वही हो रहा है ना, वो फ़ोन में गलत चीज़ें देख रहा है। तो आप खुद सोच के देखो, जब ये चीज़ आपने अपनी लाइफ में पहली बार जानी होगी, फिज़िकल रिलेशन और सेक्सुअल चीज़ें और या फिर इस तरीके की फ़ोटो वीडियो जब आपने पहली बार खुद देखी थी, कितने दिनों तक आपके दिमाग के शॉर्ट सर्किट हुए होंगे। वो एक छोटा बच्चा और उसने वो सब देख लिया, लापरवाही किसकी है ना। तो अब आप उससे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो एकदम वापस पहले जैसा हो जाएगा, वो कभी नहीं होने का पहले जैसा। अब आपको वो चीज़ें उसको क्लियरली बतानी पड़ेंगी, ये क्या है, क्यों है, कैसे देखना है, कितना नहीं देखना है, या इस टाइम तुम्हें देखने से ये नुकसान होंगे। अब आपको उसे सब कुछ क्लियर बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने देख लिया। अब अधकचरा ज्ञान उसके दिमाग में घूमता रहेगा, उसके लेवल के अनुसार अब आपको समझाना पड़ेगा ये चीज़ें, तब वो छोड़ेगा पर्पजली कि अच्छा ठीक है ये होता है नॉर्मली और अब मैं पढ़ लूँ। इतना छोटा बच्चा बताओ फ़ोन में ये चीज़ें देख रहा है, आपने खुद बता दिया, तो गलती हुई ना आपसे, कैसे आ गया उसके हाथ में इतना कुछ, गड़बड़ हो गई अब आपसे ये। नमस्ते सुनीता जी, मैंने 2 बार MA इंग्लिश की और 1 बार NTT इग्नू से करने के लिए फॉर्म भरे, पर तीनों बार मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकी। अब शादी के 20 साल बाद टीचिंग लाइन में जॉब करना चाहती हूँ, हस्बैंड को नहीं लगता मैं कर पाऊँगी और मुझे भी खुद पे डाउट है, ससुराल को भी देखना है, बच्चों की लाइफ भी बनानी है, मुझे बॉडी एलिमेंट भी है। मेरे 2 यूट्यूब के चैनल जो कि इंग्लिश ग्रामर और GK पर हैं, दोनों नहीं चल रहे। मैं टीचर तो बनना ही चाहती हूँ, प्लीज़ बताएं मैं खुद को सॉर्ट आउट कैसे करूँ।
अगर वहाँ पर जाना ही है कि टीचिंग करनी है तो अपनी ये जो 3 असफलताएं हैं ना, इनको एज अ चैलेंज याद रखना कि मैं ऑलरेडी 3 कोर्स छोड़ चुकी हूँ बीच में, तो मुझे इस बार पूरा करना ही है कैसे भी। उसको कागज़ पे लिख के अपने टेबल पे चिपकाओ सामने दीवार पे, और अपने आप को चैलेंज करके चलो कि भाई इस बार चाहे जो हो जाए मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि इसी वजह से आपका जो पिछला बैकग्राउंड है उसी आधार पे आपको खुद पे डाउट हो रहा है, आपके हस्बैंड को भी डाउट हो रहा है कि घर भी सफ़र करेगा, करना धरना ऐसा कुछ नहीं है। वो वाली चीज़ होगी ना जब एक आदमी की आदत है कि बीच में छोड़ देता है। तो अगर इस बार शुरू करना है तो अपने आप को बिल्कुल टाइट लेके चलना कि भाई मैं छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ हो। मतलब एक होती है ना नाक पे बात आ गई, ईगो आ जाती है, वो लेके चलना थोड़ी सी ऐंठ कि भैया नहीं इस बार छोड़ना नहीं है। तो कर लो दोबारा शुरू। जब 20 साल बाद करते हैं, देखो कोई भी काम हो मुश्किल तो होता है, ऊपर से पहले आप छोड़ती आ रही हो इसलिए और मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब होएगा नहीं, जब करोगी तो हो जाएगा। मैम मेरी बेटी बहुत धीरे धीरे लिखती है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है लिखो लिखो तब लिखती है, कभी खुद ही खेल में लग जाती है पेंसिल से, कभी बातें बताने लगती है मुझे, कभी कुछ। स्कूल से भी शिकायत आई है, बहुत धीरे लिखती है, अकेली खेलती रहती है, बच्चों के साथ खेलने लगती है, प्लीज़ मैम बताएं मैं क्या करूं। होते हैं ऐसे बच्चे और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ उनका ध्यान इधर उधर जाता है क्योंकि उनको लिखना बोरिंग लगता है। ऐसे बच्चों की मैं आपको बताऊं साइकोलॉजी, छोटे बच्चे रहते हैं उनको लिखना बोरिंग लगता है, वो कहानी सुन लेंगे, वो बात पकड़ लेंगे, वो क्वेश्चन आंसर दे देंगे, लेकिन उनको लिखना बोरिंग लगता है, बस ये होता है। तो उसके लिए जो आप कर रही हो ना कि मैं बोलूँ लिखो लिखो लिखो, उसको वही तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा जब तक उसकी स्पीड नॉर्मल हो नहीं जाती। जैसे आपको मान लो लिखना है दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है, तो उसकी कॉपी के पास आप बैठ गए, बोलो लिखो दिस, THIS, बीच में सांस मत लेने दो उसे। चलो दिस हो गया, इज़ पे आ जाओ IS, चलो इज़ हो गया, एन पे आ जाओ AN। उसको लगातार बोलते रहो, 4-6 दिन आप ये कराओ, धीरे धीरे उसकी इम्प्रूव हो जाएगी स्पीड, अपने आप देखना। और जब एक बार उसे लगेगा ना कि जब मैं लिखती हूँ तो मैं जल्दी लिख लेती हूँ, फिर वो हिर्राएगी भी नहीं। होता यही है कि उससे लिखती होगी वो, फिर उसका ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है, फिर वो धीरे हो रहा है। अब उसको क्या लग रहा है कि मैं इतनी देर से कर रही हूँ वही 2 लाइन है, वो और इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाता है। ये होता है। स्कूल में भी कई बच्चे मिलते हैं मेरे ऐसे जो नहीं लिखते, उनको लगातार कहना पड़ता है लिख लिख लिख, तो एंड में वही होता है कि अगर लग रहा है पूरी क्लास काम करके नीचे वाले पेज की लाइन तक आ गई और वो पढ़े ऊपर की 2 लाइन पे ही, तो इलाज वही होता है उनका कि उन्हें बुला लिया अपने टेबल पे, यहाँ लिखो खड़े होके। अब उन्हें पता है कि मैम बिल्कुल देख रही हैं, अगर मैं रुका तो अब वो रुकते नहीं, ठीक है ना। और अगर फिर भी रुक गए, क्योंकि भाई ध्यान तो उनका नेचुरली जा रहा है ना, पर्पजली नहीं भी जा रहा हो तो भी, देखो तुम रुक गए, चलो कहाँ आ रहे हो, इससे अगला लिखो, चलो इससे अगला लिखो, फिर मैं 1-2 वर्ड बोल देती हूँ, फिर उनकी गाड़ी चल पड़ती है। तो सेम चीज़ है, आराध्या नहीं लिखती थी, उसको ऐसे ही करवाती थी कि बैठी लिख, मैं बोलती जा रही हूँ लगातार, उसको रुकने ही नहीं दे रही, तो उसका ध्यान केवल देख के लिखने पे नहीं है, अब उसको कानों से वर्ड सुनाई भी दे रहे हैं, तो 2 सेंस ऑर्गन एक्टिव हो गए ना, तो लग जाता है, फिर ध्यान नहीं जाता जल्दी इधर उधर। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, लेकिन परमानेंट नहीं है, कुछ दिन में करने लगेगी। फिर इसमें आए लॉन्ड्री हैंगर के बारे में, मैं लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा आप इसका। हेलो दी, प्लीज़ सजेस्ट मी, मेरे जेठानी की बेटी हमारे पास आई है, उसने अपनी फ्रेंड को बुला लिया घर पे मेरी परमिशन लेकर के। आफ्टर दैट मेरी मेड को गेट कीपर ने बोला कि दोनों लड़कियां कॉलोनी से बाहर गई लड़कों के साथ। मैंने कॉल करी तो बोलती कॉलोनी में ही हैं। मुझे क्या करना चाहिए मैम? तुरंत प्रभाव से उसके मम्मी पापा को बता देना चाहिए आपको। कल को कुछ होए उससे पहले उसके माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनकी लड़की क्या कर रही है, ठीक है ना। आप सोचो चाची होने के नाते उसका सीक्रेट रख लो, ये करो, उसे समझाओ, वो सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले उसकी माँ को बताओ कि भैया दीदी ऐसा है, ऐसी ऐसी बात है। बाकी मैं समझाऊंगी उसको, आएगी या जो भी है मैं अपने लेवल पे ही बात करूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करो, फिर उससे बात करो कि बेटा ये सब देख, झूठ मत बोल, जो भी है क्लियर रख, चीज़ें ये अच्छी नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ मत आइयो, तुझे जो करना है फिर अपने घर। नेक्स्ट दी, मेरी सर पर बहुत कर्ज है जो शादी के बाद बढ़ता चला गया। मेरी मम्मी को पता है बट हस्बैंड को नहीं पता, ना मैं बताना चाहती हूँ। जॉब बीच में छोड़ दी थी, अब कर रही हूँ, पर जॉब के 10 घंटे घर के काम
एंड एक बेबी भी है, कैसे संभालूं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, डिप्रेशन में रहती हूँ, चिड़विड़ू सी, चिड़चिड़ी सी लिखना चाह रही होंगी, क्या करूं प्लीज़ हेल्प। कर्जा कैसे हो गया, शादी के बाद बढ़ता चला गया। भाई मेरे हिसाब से तो अगर मैं ऐसी कंडीशन में होती तो मैं अपने हस्बैंड को बता देती, लाइफ पार्टनर है, परेशानी आ गई चाहे जैसे भी आई है तो शेयर तो करना बनता है, आधा तो मन आपका वहीं हल्का हो जाएगा और हो सकता है वो हेल्प भी कर दें। तो आप बताना नहीं चाह रही, ये थोड़ा सा आपने अपने लिए एक और हर्डल बना लिया है, लेकिन उन्हें पता होगा तो मिल के आसानी से कर लोगे, है ना। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मेरी बुराई सबसे करते हैं और खुद भले बन के रहते हैं। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मारने का ड्रामा करते हैं। सास भी बहुत बुरी है, क्या करना चाहिए मुझे आप ही बताएं। अब कितने साल हो गए शादी को, बच्चे हैं नहीं हैं, क्या ही कर सकते हैं इसमें सजेशन, है ना। पूरी बात इसमें मतलब आपने 6 लाइन लिखी हैं, चाहे 6 और हो जाती, इतने तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, लेकिन पता नहीं शादी को कितना टाइम हुआ है, आपकी एज क्या है, उनकी एज क्या है, बॉन्डिंग क्यों नहीं है, तो इसमें मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊँगी सडनली कि हाँ ऐसे कर लो। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो भी कर सकते थे सब कुछ कर लिया है, तो फिर यही होता है कि फिर अपने घर वालों से भी बात करनी चाहिए आपको कि यहाँ पे ये चल रहा है, तो क्या करूँ, उनका मन लो कि क्या कहते हैं वो। लेकिन अभी बिना सारी चीज़ें बताए हुए मैं इसमें कुछ एक सजेशन ऐसे दे दूँ, सीधे कह दूँ कि भैया बेकार हैं छोड़ दो, पता नहीं ना मतलब आपकी स्थिति है क्या इस टाइम पे। नेक्स्ट, इनकी शादी को 11 साल हो गए हैं, शादी के 5 साल बाद ये अलग हो गई थी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, बीच में थोड़ा सा वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन अभी वह बहुत ठीक हैं 3-4 सालों से। वैसे तो हर चीज़ मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ वह गलत होते हैं, बट मेरे बोलने पर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं, पिछले 7 सालों से मैंने कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर और बुटीक चलाती हूँ। देखो जी, ये तो नॉर्मल सी बात है, कितना भी मान लो हमारी हर चीज़ एक आदमी ध्यान से सुन रहा है, कर रहा है, कितना भी खूबसूरत एक रिश्ता होता है, कई चीज़ों पे ऐसा होता है कि हम सहमत नहीं हो रहे एक दूसरे से, है ना। तो अगर दोनों लोग सेम लेवल के समझदार हैं तो फिर ये होता है कि ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हमें कोई कह रहा है, मान लो हमने अपनी समझ से बिल्कुल सही काम करा, है ना, और सामने वाले ने आके सीधे कह दिया कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, तो बिल्कुल गलत है, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो वही हो रहा है। अब ये है कि मैं कहती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो उनको लेना ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा होगा कि जो मैंने कर दिया वो ठीक ही है, मैं पति हूँ। तो आप कह रही होंगी तो उनको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, तो उसमें आप अपने कहने की टोन बदल सकती हो ताकि वो आपकी बात को सुनने के साथ साथ समझ भी लें, थोड़ा सा और माइल्ड होकर कह के देखो तो वो शायद सही हो जाए। अब ये इसी का ही दूसरा तीसरा, कितने क्वेश्चन करें आपने भाई, ये है इनका काम, इसी को ही पढ़ रही हूँ फिर मैं, देखते हैं क्या होता है। आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 7 साल पहले मेरे ससुराल वालों को कभी ही प्यार हम लोगों को बिल्कुल गलत है। इवन 3 सालों तक वह लोग हमारे घर नहीं आते थे, ना ही जाते थे, यहाँ तक कि मेरी ननद रक्षाबंधन भाई दूज भी छोड़ दी थी। फिलहाल अभी सब कुछ ठीक हो गया जब से मेरा छोटा बेटा हुआ, बट अभी कुछ ना कुछ टोन मेरी नंद करती रहती है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। हस्बैंड से कुछ बोलो तो वह बोलते हैं, उनकी बातों को इग्नोर किया करो, क्या करें प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मेरी नंद यहीं पर रहती है, उनका अलग से घर भी बन गया है और वो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा मित्र हैं। सही कह रहे हैं वो, उन्हें यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिया गया, जैसा भाइयों को वैसा बहन का। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनके टोंट मुझे बहुत परेशान करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई दी। टोंट का जवाब देना है आपको, टोंट से ही दे दो, थोड़ी सी बोलने की कलाकारी सीख लो। मतलब क्या टोंट मारती हैं, देखो मैं तो एग्जाम्पल दे के अगर बताना चाहूँ तो मुझे एग्जैक्ट पहले ये पता हो ना कि वजह से क्या कह रही हैं। मान लो हमारे काम पे कर रही हैं टिप्पणी के, भाभी तो बड़ा देर से करती हैं काम, तो आप कर लो, मेरी नॉर्मल स्पीड है, जितनी स्पीड है उससे कर रही हूँ, कौन सी मुझे ट्रेन पकड़नी है, फिर भी टाइम पे पूरे तो हो ही जाते हैं।
10 जवाब हैं एक बात के, आपका जो मन हो दे दो। मान लो वो आपके लुक्स पे करती हैं, अरे कैसी भी हो आपके भैया को तो पसंद हो, बात ख़त्म। मान लो वो आपके काम पे कमेंट करती हैं कि इसकी तो क्या होता है काम में, या तेरे तो मज़े हैं, यही कमेंट आता ना, तेरे तो मज़े हैं, मेरे को देख। सेम कह दो कि भैया जैसे मज़े मेरे हैं भगवान सबको दे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, कौन सा मेरी तनख्वाह से इनकी तनख्वाह कटने वाली है जिसको मैं दे रही हूँ। अगर कोई दूसरा आदमी सरकारी नौकरी लेगा भी तो उसकी तनख्वाह अलग मिलेगी। तो हर चीज़ के जवाब होते हैं। टॉन्ट का नहीं सुने जा रहे, जवाब देना सीख लो, माइल्ड वे में दो, हंस के दो। सबसे बड़ी बात, कितनी भी चुभती हुई बात कह रहे हो, एक स्माइल के साथ दो, ताकि सामने वाले को समझ ही ना आए कि अब इस पर गुस्सा करूं या इस पर लड़ूं या क्या करूं। तो बेस्ट होता फिर उसके लिए कि भैया ऐसा तो बोलना ही बेकार है, जवाब भी उल्टे सीधे देती है, बस आपका काम हो गया, फिर नहीं मारेगा टोन। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे 10 बच्चे हैं। 10 नहीं होगा यार, 2 होगा। एक बेटी 8 साल की और 2 ट्विन बेबी बॉय। मैं होम मेकर हूँ, मेरे बच्चे कम सोते हैं, इस वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ घर और कोई काम इन लॉज का। पर वो इतना बुजुर्ग हैं कि वो सुबह किचन का ही कर पाते हैं। मेड लगी है पर वो 2 बजे आती है, मैं कैसे मैनेज करूँ? मुझसे सिलाई आती है, मैं करना चाहती हूँ जिसे फाइनेंशियली घर पर सपोर्ट कर सकूँ, प्लीज़ हेल्प मी दी। देखो अभी तो बच्चे पाल लो, मेरी सजेशन प्रैक्टिकली ये है, हम कोई सुपर वूमन नहीं है, है ना। बच्चे पालना अपने आप में ये कितना बड़ा टास्क है। जब वो हमारे ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए, जब वो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप करने लगते हैं, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। अब आपके 3 बच्चे हैं तो पहले बच्चे पाल लो, मेड भी आ रही है, इन लॉज भी करा रहे हैं काम, तो धीरे धीरे आ जाएगा ट्रैक पे। अगर इतनी हेल्प मिलने के बाद भी आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो इसका मतलब बच्चों में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो वो वर्थ है, हमारी संतान है, कौन सा वो बार बार इतनी छोटी होएंगी। इस टाइम अभी बच्चों को संभाल लो, जब लगे बच्चे थोड़े संभल गए, ना सिलाई कहीं भागी जा रही है ना घर कहीं भागा जा रहा है, सब मैनेज हो जाएगा। इस टाइम जैसे चल रहा है चलने दो, बाकी सबको सेकंड प्रायोरिटी पर रखो, तसल्ली रखो अपने दिमाग में कि भैया मैं अभी बच्चे देख रही हूँ, ये सही रहें, बाकी काम मेरे सर्वाइवल मोड पर कुछ साल चलेंगे, चलते रहने दो। ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेलो दी, कपड़ों में पैसे कम कैसे कराएं? घर आके ऐसे सबको दिखाऊं तो सब बोलते हैं ज़्यादा दे के आ गई, प्लीज़ आंसर, थैंक यू दी। कैसे कम कराएं? ये टैलेंट है। अच्छा, मैंने सीखने की कोशिश करी थी ना, तो मैं इतनी झिकझिक करने लगी थी, मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे, वो कम करा लिया करती थी, तो मुझे लगता था हैं इसने इतने कम करा लिए, तो मैं भी शुरू हो गई थी, है ना। तो फिर मैंने कहा बस, मैंने क्या सीधा हिसाब लगाया कि अच्छा उसने अगर 300 का बताया है तो सीधे 200, और प्रियंका जो है मेरी नंद, वो तो सीधे 150। उसको तो मैं बोलती हूँ किस दिन जूते पड़वाएगी तू, तो मैंने कहा सामने से भगा देगा कोई कि भैया तो बिल्कुल ही फ्री में ले जा, लेकिन उसको नहीं लगता, वो सीधे आधे बोल देती है वो तो हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा टैलेंट होता है ये भी। लेकिन मेरे को जो लगा पर्सनली, एक आदत बन जाती है। जब मैं भर के ऑफलाइन शॉपिंग ही करती थी ना, बाज़ार जाते थे मैं और मेरी सहेली खूब, ये जो जितने सूट भरे हुए हैं ना अभी तक भी पलंगों में, इनमें से जितने ऑनलाइन है उतने ऑफलाइन भी हैं। तो जो ऑफलाइन वाले थे ना, हम खूब झिकझिक करके लाया करते थे कि इतने दे दो इतने दे दो। तो उस टाइम एक हैबिट पड़ गई थी, तो कहीं पर लिखा हुआ भी है ना फिक्स प्राइस, वहाँ भी अरे भैया ठीक लगाओ, नहीं इतना कम करो, ये वो एक आदत हो गई। अच्छा, जब वो आदत छूट गई, ऑफलाइन वो ख़त्म हो गया, ऑनलाइन में तो आप करोगे नहीं कि इतने का लगा लो, जितने का है जो डिस्काउंट में दे दिया, अब वो छूट गई। अभी क्या होता है, कहीं मोल भाव करने भी है ना, तो लगेगा कहूँ नहीं कहूँ, फिर लग रही है महंगी चीज़, अच्छा नहीं लेनी, कोई पूछेगा ना कि क्यों नहीं ले रही, सीधे कह देती हूँ महंगी लग रही है। तो ये एक हैबिट है, आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप झिकझिक करना, पैसे कम कराना सीखोगे। लेकिन ये करने से आएगा कि भैया देख लो वो चीज़ उसने कितने की बताई है, आप उसमें से थोड़े कम करके बोल के देखो, जितने आपको लग रहे हैं ना सही, उससे और थोड़े कम करके बोल के देखो, पहले उसकी टो ले लो कि कर भी रहा है या नहीं। अगर कोई ऑलरेडी बहुत जेन्युइन रेट लेके बैठा हुआ ना दुकानदार, भाई साहब वो रेट कम सुनते ही किलस जाता फिर कि भैया बिल्कुल ही मतलब कितने भी कम मैं कर लूँ, इन्हें करने ही अली चढ़पना। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसे कम करो कि अगर 300 की चीज़ बताई है तो 150 तो कुछ ज़्यादा जाएगा, लेकिन 200 बोल दो कि भैया 200 की। तो कई लोग बढ़ा के इतने देते हैं,
बेगम पुल पे तो मेरे ये एक्सपीरियंस है, हापुड़ अड्डे पे तो ऑलरेडी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन उसमें भी बार्गेनिंग थोड़ी बहुत हो जाती है। बाकी बेगम पुल पे तो कुछ दुकानें ऐसी हैं, आपका सूट होगा 400 रुपये का और वो सीधे बताएंगे 700, 800, 900 भी बता दें, कुछ पता नहीं। तो आदमी गलत नहीं कर रहा अगर वो 450 से शुरू कर रहा बोलना। तो इसीलिए जो आपको घर पे आके कहते होंगे ना, वो लाते होंगे, इसीलिए उन्हें लगता होगा कि ज़्यादा दिया ही। और एक बात और, एक ये जेन्युइन भी हो सकती है, एक हो सकती है टॉक्सिक वाली बात भी, कि आप चीज़ लाई हो, अच्छी लाई हो, वो नहीं लाते उतनी महंगी, वो सस्ती में घुसते होंगे, इसलिए वो आपकी महंगी चीज़ में टिप्पणी कर रहे हैं। एक ये रीज़न भी हो सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अगर आप मान लो किसी अच्छी दुकान से लाए हो जहाँ पर रेट कम ही नहीं होते, और कपड़े में या चीज़ में बात है, पैसे हैं तो चीज़ भी है, और फिर किसी ने वो चीज़ उतनी महंगी बढ़ती ना हो, कॉपी हर चीज़ की है, अब वो कहने लगे जी मैं तो ये इतने की लाई हूँ, तो वो एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको अपनी ख़रीद को लेके पहले तसल्ली कर लेनी है कि जो चीज़ मैं 1000 की लाई हूँ वो है ना 1000 की, तो किसी के कहने पे मत जाओ। और अगर आपको लग रहा खुद भी कि अगर वो कहें ये तो मैं 700 के लिए आती, तो चलो एक आध बार उन्हें साथ ले जाओ, एक आध बार उनकी 700 वाली चीज़ हाथ में लेके देखो और अपनी 1000 वाली साथ में लेके देखो। हो सकता है जेन्युइनली आप ठीक ही दे के आई हो, बेफालतू में ही आप टेंशन ले रहे हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं 1000 की लाई हूँ और उसकी 700 की चीज़ सेम है या उससे ही बेटर है और मुझे कम कराने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बता दिया, फिर ऐसे करके धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। करो प्रैक्टिस इस चीज़ की। हे मैम, मेरी सास ससुर नहीं रहे शादी से पहले और मेरे हस्बैंड को उनकी मासी ने बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो मेरे साथ सही नहीं चलती, मेरे कई मिसकैरेज भी हुए, मेंटली डिस्टर्ब भी करती है वो और मुझे नहीं रखना चाहती। मैंने बीएड कर रखी है पर मेरा बाहर निकलना, किसी से बात करना उसे पसंद नहीं। हस्बैंड भी उसकी ही सुनते हैं। कई बार पीहर जाके भी रही पर वो नहीं सुधरे। अभी भी मैं 10 महीने पीहर रही, तभी अलग हुए और अब वापस आने में माई के पास शिफ्ट हो रहे हैं। मैं क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। मेरी शादी को 10 साल हो गए। अगर वो दोबारा वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं तो उन्हें मना ही करो, कहना है मैं बार बार मैं नौटंकी नहीं करूँगी, वापस जाना आना फिर मैं चली जाऊँगी, तुम मासी के साथ ही रह लो। अगर किसी एक औरत की वजह से हमारे घर में हम दोनों के बीच में ही सेटिंग नहीं बैठ रही और इस हद तक लड़ाई हो रही है कि डिवोर्स तक बात आ जाए, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि अब अलग हो गए तो ठीक है, मेरे से उनकी पटरी नहीं खा रही, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरी गृहस्थी अलग रहेगी, आपको उनसे संबंध रखना रख लो। दोनों तरफ से बात होती है कि मैंने खूब कोशिश कर ली, नहीं बन रहा हिसाब किताब, तो क्या ही करूँगी अब मैं। तो आप उनके लिए मुझे छोड़ सकते हो तो छोड़ दो फिर, लेकिन अब साथ तो नहीं रहेंगे। क्लियर बता दो, जब नहीं रहा जा रहा, मिसकैरेज होना कोई आसान बात है, तो क्लियर कट बता दो कि चुन लो भाई, मौसी या मैं। और अगर चुन भी लेना तो फिर जी कैड़ा करके चले जाओ, कि ऐसे आदमी का क्या करना है। सीधी बात यही है ना, जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, तो उसकी मौसी, उसका भांजा, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, फिर वो आपस में ही लगे रहो, हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हाय मैम, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है एंड आफ्टर 21 साल ऑफ मैरिज मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बट इन शॉर्ट ये जो सास होती हैं ये अपनी बेटी के एक्सप्रेशंस को पहचानती हैं नहीं हैं, या इनमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम इनबिल्ट होता है कि अपनी बेटी जो मर्जी करे पर उनकी गलती नहीं माननी, चाहे बहू किसी भी हद तक डिप्रेशन में चली जाए या उसको घर से निकाल दें, एनीथिंग। मेरी ननद हमें बुलाती भी नहीं, नंद में नहीं बुलाती, बट सास कहती है कि नंद तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं करती, तू ही उसके पीछे पड़ी रहती है, प्लीज़ रिप्लाई। बुलाती नहीं है, लेकिन आपने अपने कानों से सुना उनकी बुराई करते हुए उनको, मतलब नंद को, तो उस चीज़ पर उस तरीक़े का रिएक्शन दो। बाकी ये कि जी हमें बुलाती नहीं, तो आप भी फालतू फ़ोन मत करो, लेकिन जो रिचुअल्स हैं, कोई त्यौहार है, मौका है, उस पर अपना मिलो जुलो, ठीक है। मतलब रिश्ता जो है वो नॉर्मल चल रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि या तो बिल्कुल बहनों की तरह रहें या बिल्कुल ही दुश्मनों की तरह रहें, बीच का सा रख लो, तो घर भी आपका चलता रहेगा। एक टास्क समझ के कर लो भाई, सास है एक ऐसा हिस्सा है जो आप अपने परिवार से काट तो सकते नहीं। अब सास जुड़ी हुई है नंद से, अब आप नंद से कटी हो, वहाँ भी आपकी बिगड़ रही है। सास के साथ आपको डेली डील करना है, नंद आएगी कभी कभी, समझ रहे हो। तो अगर कहना चाहिए जादूगर की जान तोते में है, तो तोते को फीड करना पड़ेगा ना उसे,
तो ये वाली चीज़ है। तो आपकी सास के साथ आपके घर में आपको शांति बनाए रखनी है, तो फॉर्मल रिलेशन रख लो, नंद से ख़त्म मत करो। उम्मीद मत करो उनसे अच्छा रखने की, ना फालतू उनसे ज़्यादा कोई बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करो, लेकिन नॉर्मल सा रिलेशन रख लो, बात ख़त्म। नहीं मान रही माँ। सुनीता दी, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, 4000 देते हैं, मैं फ्रेशर हूँ, इसलिए आगे टीचर का डिप्लोमा करना चाहती हूँ, मुझे कहीं से नहीं मिलेगा और डिप्लोमा के लिए मेरे 2 बच्चे हैं, अभी भी पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, मुझे स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर कैसे मैनेज करूँ, और स्पेशल बीएड सही है या स्पेशल बीएसटीसी? मैं राजस्थान से हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। स्पेशल बीएड कुछ नहीं होता, स्पेशल बीटीसी के लिए बीएड ज़रूरी होता है, और अब तो उसकी भी वैकेंसी बहुत सालों से यूपी में तो निकली नहीं। बाकी अभी जो आप प्राइवेट टीचर हो, 4000 देते हैं, है ना, कोशिश ये करो कि जॉब में आपको घर के लिए काम ना मिले, तो जो आपके घर के घंटे हैं उनमें अपना काम क्विकली निपटा के फिर आप अपनी जॉब की आगे की जो भी डिप्लोमा करना है उसकी तैयारी आप करो। इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। शुरू में जब हम कुछ भी करने जाते हैं ना, तो कोई सपोर्ट नहीं करता, बहू को सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, बिना अपनी ड्यूटीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। जब धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलने लगती है तब चीज़ें लाइन पे आती हैं। तो अभी आपका वो स्ट्रगल वाला फेज़ है, जॉब छोड़ दोगी तो ये पैसे भी गए, है ना। तो सब कुछ एक साथ आपको लेके चलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब आप इतनी मेहनत करोगे और कहीं पे कुछ आपका कोर्स डिप्लोमा हो जाएगा, प्राइवेट में शायद आपको थोड़े ज़्यादा मिलने लगेंगे, है ना, तो अभी 2-1 साल तगड़ी मेहनत है, अभी बीच का रास्ता निकलेगा नहीं, तो इसके लिए तैयार रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कड़ी मेहनत कर लोगी तो आगे रिजल्ट भी मिलेगा, या तो प्राइवेट में ही ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे, या फिर इस स्थिति में आ जाओगी फिर उस सैलरी के ज़रिए कि आप जॉब को छोड़ के फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सको। 1-2 साल जब कर लोगी तो कुछ पैसे भी तो जोड़ोगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं पीजीटी टीचर हूँ, लाइफ में सब ठीक है पर बुरी याद दुख पहुँचाती हैं। जब शादी हुई तो जॉब लगी नहीं थी, तब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। शादी के तुरंत बाद तबीयत ख़राब हो गई, फिर हस्बैंड जॉब के लिए प्रेशराइज करते थे। कुछ मंथ बाद जो शादी से पहले एग्ज़ाम दी थी सेलेक्ट हो गई। शादी को 3-4 मंथ हुए, प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए मुझे बातें सुनाते सभी पति ससुराल वाले। पेनफुल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरी, जबकि पीसीओडी से ज़्यादा मुझे नहीं था। उस टाइम मेरे पति ने भी मुझे बहुत दुख पहुंचाए, बातें सुनाई। शादी को 6 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, अब जॉब भी है, बच्चा है, पैसा है, तो पति को बहुत प्यार आता है मुझ पर। दुख ये सोचकर होता है कि अगर बच्चे नहीं आते, जॉब नहीं होती, तो मेरी लाइफ क्या होती। आप बिल्कुल अपने लिए ना गलत कर रही हो। नहीं होते तब क्या होता, ये सोच के क्यों, चलो सोच भी लिया, नहीं होते तो आप यहाँ ना होती, या आपके साथ आपका बुरा व्यवहार होता। धन्य है वह प्रभु कि आपने मुझे नौकरी और बच्चे दे दिए, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो गई ना। तो नहीं होते या जब नहीं थे तब ऐसा था, अब उसको सोच के आप अब की खुशियों पे क्यों आग लगा रही हो। मान लो हम वहाँ पे कहीं पे हमें ऊंचाई पे चढ़ना है, नीचे खतरा है, ठीक है, और हम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि भैया पता नहीं ये सांप या कुछ भी खतरे की चीज़ है, और अगर हम यहाँ पर रहे तो हम मर जाएंगे, ठीक। और सडनली हमने कुछ आवाज़ें लगाई या कुछ आई, हमें नहीं पता, कहीं से एक सीढ़ी आ गई और हम उस सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर पहुँच गए, अब हमारी जान बच गई, ठीक है। अब हम क्या रो रहे हैं, ये सीढ़ी नहीं होती तो क्या होता, है ना। आप ये कर रही हो। अरे ठीक है, उस टाइम पे जो उन्हें लगा उन्होंने कर लिया, ठीक है ना, मान लिया कि वो बुरे इंसान थे उस समय पे, आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए था, नहीं आए उस टाइम पे, ठीक। लेकिन भगवान ने आपका साथ दिया, आपकी सारी कमियां जो उन्हें लग रही थी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो ऑटोमेटिकली भगवान ने टाइम के साथ दूर कर दी। अब वो लोग भी ठीक हो गए। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो आपको सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना है कि फाइनली
कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की दिक्कत थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। इसको एज अ विक्ट्री आप सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ में कि हाँ, मैं तो खुद कहती हूँ मतलब मेरी नौकरी है इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी नौकरी ना होती तो शायद मेरे ससुराल में जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ शादी ही नहीं होती, शायद क्या 100% नहीं होती, हुई इसी वजह से होगी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। तो अब मैं इस चीज़ को रहूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी इसलिए उन्होंने कर ली, नहीं तो नहीं करते। अरे भाई ठीक है, गवर्नमेंट जॉब थी तो किसी से तो मैं करती ही ना, तो जिससे होनी थी उससे हो गई, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ। अब मैं इसके लिए ब्लेम थोड़ी करूँगी कि अच्छा मेरी नौकरी के बिना भी तुम करते, नहीं करते। ऑब्वियसली नहीं करते, हर आदमी की चॉइसेस होती हैं। उनको अगर किसी को हमें गवर्नमेंट जॉब वाली बहू चाहिए तो वो जॉब वाली लड़की देख के कर लेगा, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इसमें आप जॉब वाली लड़की है क्या, मेरी जॉब है इसलिए तुमने करी, मेरी जॉब ना होती तो तुमसे शादी नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो अब जो हो गया उसे छोड़ो, बिल्कुल वैनिश कर दो कि वो एक फेज़ था लाइफ का, आपको भगवान ने हाथ पकड़ के वहाँ से खींच लिया, अब आप सॉर्टेड हो। अब जो आपको इतनी अच्छी सी लाइफ मिली है कि अब आपके पति आपको प्यार करते हैं, आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इंजॉय करो। तरस रहे हैं लोग नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, पति के प्यार के लिए। अब जब फाइनली आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप पुरानी बातें लेकर दुखी हो रहे हो, बिल्कुल गलत। छोड़ दो सब चीज़ें, इंजॉय करो। और वो सीढ़ी वाला याद रखना कि अब आप वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई हो और अब आप ऊपर बैठ के यूँ सोच रही हो हाय ये सीढ़ी नहीं होती तो, ये सीढ़ी नहीं होती तो भूल जाओ उस चीज़ को। इस एग्जाम्पल को याद करना, क्विकली बाहर आ जाओगी। हेलो सुनीता जी, कैसे हो आप? मैंने लास्ट वीडियो में भी कमेंट किया था, प्लीज़ रिप्लाई करना इस बार। मेरे मम्मी पापा की डेथ के बाद मेरा भाई इंडिया में अकेला हो गया था, उसके जीएफ से भी ब्रेकअप हो गया था, ड्रिंक करने लगा था बहुत ज़्यादा। रिलेटिव भी सपोर्ट की बजाय तंग करते थे। मैंने उससे स्टूडेंट वीज़ा पर अपने पास कनाडा बुला लिया। ऑल्दो मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ अच्छी सेट हूँ, पर बहुत मेहनत के बाद भी मेरा भाई सेट नहीं हो पाया। अब वो नॉनवेज नहीं खाता, ड्रिंक भी नहीं करता, बहुत भक्ति भी करता है, मुझसे डबल मेहनत भी करता है। 34 साल का है, शादी नहीं हुई, कनाडा का पीआर भी नहीं हो पा रहा, प्रॉपर्टी भी बेचकर आया था। बहुत गिल्टी फील होता है, शायद मैंने उसकी लाइफ ख़राब कर दी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कनाडा आना वॉज अ बैड डिसीजन। अब वो 2 जॉब्स करके पैसे सेव कर रहा है। देखो जो कर सकते थे आप आपने अच्छे के लिए किया। अब आपका भाई सोचो, जो ये ड्रिंक व्रिंक की आदतें इतनी आसानी से छूटती नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है ना कि वो भक्ति की तरफ भी मुड़ गया, आदतें भी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत जा रहा है। रही बात इसकी कि उसका वीज़ा नहीं हो पा रहा या ढंग से सेट नहीं हो पा रहा, तो कोई जल्दी हो जाता है, कोई देर में होता है। अगर बंदा मेहनत कर रहा है, फाइनेंशियल उसको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल है, सेविंग करता है, जो भी थोड़ा बहुत कमाता है, आज नहीं तो कल वो इन क्राइसिस से निकल जाएगा। बाकी उसको आप सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहो कि हाँ मैं तो हूँ, है ना। तो इतनी जल्दी मतलब वही है, हर कोई नहीं होता ना एकदम से सेट, तो टाइम लग रहा है उसको, बस हैव पेशेंस। उसको भी हिम्मत देते रहो। अब वहाँ से तो सब बेच के आया ही है, तो वहाँ से तो वो ख़त्म कर चुका, यहाँ से कुछ कमा के ही वापस जाएगा तो ही वहाँ पे कुछ ले पाएगा। तो ऑप्शन उसके पास है नहीं सिवाय मेहनत करके बनने के। अब जब वो 2 जॉब करके पैसे कमा रहा है, बचा रहा है, कर लेगा। अब रही बात एज की, तो एज शादी के लिए अब तो बढ़ती ही जा रही है, इतनी चिंता मत करो। अगर होनी होगी उसकी तो इन जॉब के चलते ही हो जाएगी। तो अपने ऊपर मतलब कुल मिला के मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि गिल्ट मत लो, आपने अच्छे के लिए किया था और वो भी अब अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, जितना मुझे समझ में आ रहा है। अगला, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मेरी माँ के लिए गलत बोलते हैं, जैसे मैं कभी थक कर उनसे दूर रहूँ तो कहेंगे तेरी माँ के पास जाऊँ, अरे भैया, या उनकी गलती पर बोलूँ तो कहते हैं तेरी माँ ने किया है, वो फ़ोन पर सिखाती है, घर ख़राब कर रही है। मेरे पापा नहीं है, भाई अनमैरिड है, गुस्सा करती हूँ पर कुछ चेंज नहीं होता। हे भगवान, इतने सुवचन, क्या ही कहेंगे इसे। मतलब मेरी तो शायद गालियाँ निकालनी शुरू कर देती मैं तो। लेकिन ये है कि माँ, अगर आपकी माँ को वो बीच में ला रहे हैं तो टिट फॉर टैट करना, तो उनकी माँ को आप ले आओ, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ेगा। कड़े शब्दों में, अब ये आप कह रहे हो ना गुस्सा करती हूँ पर कुछ चेंज नहीं होता, गुस्सा ऐसा करो कि चेंज हो जाए, विजिबल, तेज़, कड़े शब्दों में, आंखों में आंखें डाल के, कम शब्द,
लेकिन सॉलिड, कि आज कह दिया, आज के बाद कहा तो रेडी रहना, माँ तुम्हारी भी है, फिर वो भी आएगी हर बातों में। बोलो मेरी माँ को, जितना बोलोगे उतना फिर मैं तुम्हारी माँ को बोलूँगी, और वो तो यहीं बैठी होंगी। तो एक बार मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है, तो मेरे से बात करो, तमीज़ है नहीं है, सीधा तो ये है ना, तमीज़ है या नहीं है। माँ खुद की भी जिसकी है बूढ़ी, वो दूसरे की माँ को कैसे कह सकता है। मैंने कईयों को देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों पत्नी की माँ को वो ऐसे समझते हैं जैसे उन्हें कहने का अधिकार है माँ को, बाप को। तो वो इज्जत करवाने का अधिकार ना वो माँ बाप की अपने बेटी के पास ही होता है। भाई तुम स्ट्रिक्ट रहोगे तो ही वो चुप होगा, नहीं तो नहीं होने का। हेलो दी, मैंने आपको तीनों चैनल पर क्वेश्चन की थी, प्लीज़ रिप्लाई। मेरी स्किन पर टैनिंग है, छोटे छोटे दाने भी हैं, क्या लगाऊं? ड्राई स्किन है। मे बी आपको सन एक्सपोजर की वजह से तो नहीं हो रहा, मतलब टैनिंग धूप से होती है, और अगर बहुत ज़्यादा रहो तो घमोरियाँ हो जाती हैं, वो तो नहीं हो रही आपको। तो मेन तो आपको सबसे पहली चीज़ तो जो सूरज की रोशनी से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, सनस्क्रीन लगा के जाओ। लैक्मे की, मामाअर्थ की, क्योर स्किन की, ये सनस्क्रीन अच्छी हैं, तो वो थोड़ा होगा, चेहरा कवर करके रखो। टैनिंग के लिए आलू घिस सकते हो, एंटी टैन क्रीम भी आती है, लेकिन मैंने कभी कोई ट्राई नहीं की। आलू ट्राई किया है, वो कर सकते हो। बाकी चेहरा अगर 2 बार धोते हो, 2 की जगह 3 बार धो। दाने हैं होने दो, लेकिन मॉइस्चराइज ज़रूर करो। ड्राई स्किन पे अगर आप मॉइस्चराइजेशन कम करते हो तो भी दाने होते हैं। अब अपनी स्किन का मैं आपको बताऊं, दिन में 2 बार, मतलब एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले चेहरा धोना रिचुअल है। अगर किसी दिन मैंने चेहरा नहीं धोया किसी रीज़न की वजह से, मान लो हम कहीं ट्रिप पे गए हैं, रात भर हम सफ़र कर रहे हैं, सुबह लेट कहीं पहुंच रहे हैं, मतलब रात में नहीं धुला चेहरा, या किसी फंक्शन में गए हैं ऐसी जगह जहाँ जागरण वागरण है कि नहीं हुआ, उतने में भी अगली सुबह जब मैं धोऊंगी तो मेरी स्किन ड्राई मुझे महसूस होती है। और अगर और देर कर दी या 2 दिन ऐसे हो गए कि मैंने आलस में या कुछ हो गया किसी भी वजह से, वैसे तो मैं छोड़ती नहीं कभी, तो दाने दिखने लगते हैं। तो ड्राई स्किन वालों को हमेशा अपने क्लीनिंग और मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, आधी तो समस्या वहाँ ख़त्म हो जाएगी। और बाकी जो टैनिंग और दाने दोनों है ना, बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप धूप में खुली स्किन लेके जा रहे हो, उसको कवर करना शुरू करो, थोड़ा सा हल्का सा ठंडक सी रहेगी चेहरे में, तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर फिर भी चीज़ें सही नहीं होती ना, तो आई सजेस्ट कि ट्राई कर लो किसी स्किन के डॉक्टर को, या फिर जैसे भी एक और स्किन है या स्किन क्राफ्ट है, जो भी आपको सही लगे, है ना। तो कई बार ये चीज़ें काम करती हैं अगर अफोर्ड कर सको, तो ये भी चीज़। हेलो दी, मेरे पति और ननंद, अब देवर भी यहीं आ गया है। मेरे पति इतने शक्की हैं कि क्या बताऊं, ऐसा दो बोल देते हैं कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। कितना सोचूं कि मैं गलत नहीं हूँ, क्यों टेंशन ले रही हूँ। गुटखा दोनों खाते हैं, बाथरूम इतना नर्क फैला के रखा है, गुस्सा इतना आता है कि कुछ ना करूं। फिर सोचती हूँ कि कोई घर आ गया तो कितना नरक फैला रखा है। पति मेरे हर रोज़ फ़ोन चेक करते हैं, यही सोच के मन को मना लेती हूँ, करते रहो, बुरा बहुत लगता है। रिश्ते में बिलीव ही नहीं है तो ऐसा रिश्ते में क्यों हो। सही बात है। आप भी उनका फ़ोन चेक कर लिया करो। कहें क्यों, क्या कर रही है, जी तुम क्या करते हो मेरे फ़ोन में, मैं भी वही करूँगी। वो आपका फ़ोन लेके बैठे, आप उनका फ़ोन लेके बैठ जाओ। दीदी देख रहा हूँ, मैं भी देख रही हूँ, कुछ भी नहीं है तो इसमें ही क्या कुछ है ना। तब वो इरिटेशन जो आप महसूस कर रहे हो ना, सेम उनको भी होएगी कि कर क्या रही है मेरे फ़ोन में। तो और रही बात इसकी कि गुटके वाली, उसको तो आप सीधे बोलो ना चिल्ला के कि मतलब ये क्या है, ये फैला के रखते हो, साफ भी किया करो, नहीं तो मत करो। कोई आएगा तो क्या कहेगा, इस चक्कर में कब तक करते रहोगे। तो फिर यही, कोई आएगा तो यही कहेगा ये क्या है कि जी कब तक करें, बाकी घर तो चमका पड़ा। अब कोई आते जाते पिचकारियाँ मार रहा तो मैं आते जाते पोछा थोड़ी रगड़ती रहूँगी। बाज ही नहीं आते जब आदमी को यही नहीं दिख रहा कि घर के बाथरूम में थूक रहा है वो। जितना हो जाए नॉर्मल क्लीनिंग में उतना कर दो, और जब नहीं हो पाए तो छोड़ दो। टिट फॉर टैट कई बार ज़रूरी होता है। हर जगह आप धर्म की मूर्ति नहीं बन के रह सकते ना। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती जब तक आप उनको मुंह से ढंग से बोल के बताओ नहीं।
तो बताना होता है। हर तरीके के हथियार होने चाहिए आपके तरकश में, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ प्यार से मारना है और कहाँ लताड़े देनी है। तो यहाँ पर आपको लताड़े देने की ज़रूरत है, जो गुटखा वाला है वो है, और जो फ़ोन वाला है वहाँ पर प्यार से घुमाओ। नीता जी मेरी एक स्टूडेंट है, अब वो 12th क्लास में है, उसके पेरेंट्स उसे पढ़ने नहीं देना चाहते। उसने बताया कि फ़ादर ने एक्सप्लॉइट्स किया है, समझ नहीं आ रहा उसकी कैसे हेल्प करूं। पूरा आगे तक जाना चाहते हो तो कर सकते हो, पुलिस में रिपोर्ट, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि पिक्चर में जैसे होता है ना, पिक्चर्स में एक्शन हीरो बीड़ा उठाता है सब कुछ ठीक करने का, उसकी कीमत खुद उसको उसकी फैमिली को चुकानी पड़ती है। तो इसमें तो वही है कि आप उसको सलाह दे सकती हो कि बेटा तू जा सकती है पुलिस में, सिर्फ एक फ़ोन करने की बात है और तेरे साथ इंसाफ हो जाएगा। लेकिन उसमें मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप जाओ आप करो, इतना बढ़िया ज़माना है नहीं। आप किसी को रास्ता दिखा सकते हो, इतना है। आप उसका हाथ पकड़ के कहोगे मैं तेरे को लेके चलता हूँ, पता भी नहीं चलेगा कब वो पीछे से हाथ छोड़ के चला गया और आप आगे निकल गए काफ़ी हद तक जहाँ आपको जाना ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे आपको सलाह ये नहीं दूँगी, लेकिन हाँ आप उसको ज़रूर एक लाइट दिखा सकते हो कि बेटा तेरे पास कानूनी ऑप्शन है, तू कर सकती है। और जब फादर ने काम करा है तो माँ कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में होगी, है ना। तो ये डिसीज़न आपको उसको समझा के और उस पर छोड़ देना है कि तू देख आगे क्या करना है। चलो, आपने पोटैटो से कुछ बनाया था फेस पर लगाने के लिए, आप उसके इंग्रेडिएंट्स फिर से बता दीजिए, या वो कौन सी वीडियो में था उसका लिंक दे दीजिए। पोटैटो में खीरे का जूस मिलाया था, जितना पोटैटो का जूस था उतना ही खीरे का जूस था, देन उसको लगा लिया था कॉटन की मदद से, और जो पोटैटो कसने के बाद बचे थे उसको आँख पे लगाया था। ये था उसमें। चाहो तो एलोवेरा जेल मिला सकते हो, नहीं तो खाली ये दोनों भी लगा सकते हो। और ये गर्मियों का था मेन, क्योंकि खीरे से ठंडक मिलती है तो उसका था। चलो जी आगे चलते हैं। हेलो दी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी जॉब देहात में है, मुझे 7 o'clock पर घर से निकलना होता है और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का स्कूल टाइम 7:30 और 8 का है। मैं 5 बजे जग जाती हूँ बच्चों को और अपना टिफ़िन ही बना पाती हूँ, बच्चों के लंच बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, प्लीज़ कैसे मैनेज करूँ बताइए। सुबह में एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती तो पूरा दिन सुस्ती सी रहती है। जब स्कूल 9 से 3 तक थे तो मैं लंच और एक्सरसाइज दोनों ही काम कर लेती थी, लेकिन अब टाइम चेंज की वजह से सब गड़बड़ हो गया है, प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए। इन्हें 7 बजे घर से निकलना होता है और बच्चों को 7:30 और 8, तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटे हैं आपके पास, है ना। और 2 घंटे में नहीं होता। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन मेरा फ़िक्स है, और जब मैं लंच भी प्रॉपर बना के ही जाती थी। अब तो मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक देख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब की वजह से अब रात को काफ़ी लेट काम चलने लगा ना, तो कहीं ना कहीं वही है कि जब दिख रहा है कि काम बढ़ गया तो उन्हें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके मेरा वर्कलोड कम करना ही पड़ा, वरना हो नहीं पाता। लेकिन जब अभी मैं आपसे 1.5 साल लगभग पहले तक की बात करूं, तो सुबह भी जब मैं लंच भी बना के जाती थी पूरा, और सारा घर की सफाई पूजा जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, कितना भी आप जल्दी करो 2 घंटे 20 मिनट लगते ही लगते हैं। अगर आपको लंच वगैरह करके बना के जाना है और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है, तो आपको कम से कम जितने बजे निकलना है उससे कम से कम 2.5 घंटा पहले आपको उठना ही पड़ेगा, यानी कि 4:30 बजे। उस हिसाब से ही अपना सो, क्योंकि इससे कम में नहीं होने का, चाहे कितनी भी फुर्ती से कर लो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सफाई, अब आपका घर पता नहीं कितना बड़ा है कितना नहीं है, तो उस हिसाब से, और ज़्यादातर प्रिपरेशन रात को करके रखो, उसके बिना और 2.5 घंटे पहले उठे बिना, इन 2 चीज़ों के बिना नहीं कर पाओगे आप। कितना ही इधर उधर कर लो उन चीज़ों को, कोई काम पहले कर लो, कोई बात कर लो, कुछ भी कर लो, वो टाइम लगता है इतनी देर का, अगर लंच भी आपको बना के जाना है। तो 2 बातें ध्यान रखना, एक तो 2.5 घंटा कम से कम टाइम, और दूसरी चीज़ जो सुबह बनाना है कुछ भी करना है उसकी प्रिपरेशन आपको रात को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगा।
मैम मेरे पति मेरे साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते हैं, हर समय टेंशन और सोच में रहते हैं, पूछो तो कुछ बोलते भी नहीं, सिर्फ मोबाइल में टाइम पास करते हैं, मैं अकेली ही बैठी रहती हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ आंसर। वो बहन, आदमियों की परेशानी ना वो जल्दी बताते नहीं, लेकिन उनको होती है, और वो आपको तो क्या, वो किसी को भी नहीं बताते। ये पता नहीं क्या नेचर होता है उन लोगों का। हम किसी ना किसी से शेयर कर ही देते हैं, अब आपने यहाँ पे जैसे कर ली, लेकिन अगर आपके हस्बैंड परेशान रहते हैं और अनर्गल मतलब फ़ोन में चलाए जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ नहीं बिता रहे, उनके पास बची नहीं क्वालिटी माइंड की, इसका मतलब सिंपल ही है, वो इतने परेशान हैं कि बचा ही नहीं उनके पास। कहना चाहिए खाली बर्तन में से आप कुछ निकाल नहीं सकते, वो चीज़ है। तो उस खाली बर्तन को दोबारा भरना पड़ेगा आपको, उनको वापस लाइफ में लाना पड़ेगा। अपने घर का माहौल इतना पॉजिटिव, अपना ऑरा इतना अच्छा रखो, बजाय उनसे ये एक्सपेक्ट करने के कि वो आपको खुश कर दें, आप कुछ ऐसा करो कि वो खुश हो जाए। शुरुआत अब आपको करनी पड़ेगी। शायद वो आपको बताएं, लेकिन ना भी बताएं तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी भूल जाएं आपके पास आके। ऐसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक एटमॉस्फेयर घर का, अपने आसपास का। तो उनको हेल्प की ज़रूरत है, शिकायतों की नहीं, अगर ऐसा है। क्योंकि अगर वो टेंशन में ना होते ना, कहते कि भाई आते हैं खाली फ़ोन चलाते रहते हैं, तब मैं शायद कुछ और देती। लेकिन अगर वो टेंशन में है और इसलिए फ़ोन चलाए जा रहे हैं, आपको उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। दी, जब हस्बैंड इग्नोर करे, बिना किसी बात पे ऑनलाइन होकर भी फ़ोन अटेंड ना करे तो क्या करें? फ़ोन करना बंद कर दो, सिंपल। और ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से चैट ही कर रहे हैं। हो सकता है बैकग्राउंड में व्हाट्सएप खुला हुआ और वो किसी से बात भी ना कर रहे हो, काम कर रहे हो अपना, है ना। और अगर वो ऑनलाइन होने के बाद भी आपका फ़ोन नहीं उठा रहे तो आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरी बात है व्हाट्सएप कर दो एंड दैट्स इट। मुझे तो यही लगता है, सीधा हिसाब। चलो नेक्स्ट। हाय दी, आई एम CA बट आई एम नॉट डूइंग जॉब, आई एम टीचिंग अकाउंट्स फॉर 1 hour, आई हैव 2 kids, आई कैन नॉट गिव फुल टाइम टू माई करियर, बट मेंटली आई एम डिस्टर्ब्ड always as I compare myself with other ladies who flourish their career so well. I also have studied so much but still I am unable to earn. I have to take care my kids. I am unable to give 100% in my life. ये फ्रस्ट्रेशन देखो आपको लग रहा है, लेकिन अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं? अगर वो 5-6 साल से भी छोटे हैं तो आप वेस्ट नहीं कर रहे। उनको ज़रूरत है उनकी माँ की, आप उनको दे रहे हो। अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है या फुल टाइम करियर बनाना है, आपको मिलेगा टाइम, है ना। लेकिन अगर आपके बच्चे 12, 15, 16 साल के हो गए हैं और तब भी आप उनके साथ उनका देखभाल करने के लिए घर में फंसी हुई हो, तब यू हैव टू टेक स्टेप, तब आपको निकलना चाहिए। और हमेशा जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर वालों की तरफ से और अपना अंदर से खुद को भी एक लगता है, आपको बहुत सारे बैरियर मिलेंगे, लेकिन एक मन में पक्का इरादा करो कि नहीं, मुझे बाहर जाके पैसे कमाने हैं, अपना करियर बनाना है। थोड़ी सी घर की व्यवस्था डगमगाएगी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, थोड़ी सी रेस्टलेस रातें मिलेंगी आपको, लेकिन फिर ट्रैक पे सब कुछ आ जाता है जब लोगों को लगता है कि नहीं अब ये छोड़ेगी तो नहीं जॉब, ठीक है। तो आप अगर अपने बच्चों की एज देखो, अगर उनको सच में अभी ज़रूरत है, बहुत छोटे हैं, तो फिर कर लो। लेकिन जितने आप बातों से मुझे लग रहे हो परेशान हो रहे हो उस चीज़ से, तो आप निकल जाओगे। आप फुल टाइम अपने करियर पे ध्यान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ और स्टेप लो कि मुझे करना है। CA के तौर पे प्रैक्टिस ही करनी है, लगाओ घर के बाहर ही बोर्ड, बस शुरू करो। अपने कॉन्टैक्ट्स में बताओ, थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो जाएगा, फिर शुरू कर दो। तो कर लो। मुझे आपका मैसेज पढ़ के लग रहा है कि मतलब आपको कर लेना चाहिए, वरना फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ती जाएगी। चलो जी अगला। हेलो मैम, कोई इंसान अगर बहुत गिरा हुआ हो और आपको इनडायरेक्टली कमेंट पास करे और अगर आप बोलो तो और नौटंकी दिखाकर बात पलट दे कि मैंने दूसरे को कहा था, तो क्या करें? मैम ऐसे इंसानों से मेंटल हेल्थ के लिए मैंने बोलना छोड़ दिया, बट अब ये किसी भी पार्टी में मिलते हैं तो इनडायरेक्टली कमेंट पास करने लगते हैं, मैं क्या करूँ? तुम भी इनडायरेक्टली कमेंट पास करो ना। वो कहे मैंने तो नहीं कहा, तुमको मैंने तुम्हें नहीं कहा, बात
ख़त्म। उनसे ही सीख लो ना ये चीज़, कैसे वो बात मार रहे हैं कि कह किसी को रहे हैं, लगाव पे रही है। तो सेम चीज़ टैलेंट सीखो उनसे कि आप भी ऐसे बात करो, ठां करके उनके ऊपर लगे। अगर मैं तो आपको नहीं बोला, मैं तो उसकी बात कर रही थी। हर कोई गलती भी कर रहा हो ना, उससे भी कुछ सीख लिया करो कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही तो सीखा है सब कुछ। चलो, हैप्पी फैमिली एंड रेस्पेक्ट मी। हैप्पी फैमिली एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में से किसे चुने, प्लीज़ आंसर कीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची, हम ही खुश नहीं है अंदर से, तो फैमिली हैप्पी हो या अनहैप्पी हो, उसका अचार डलेगा। फैमिली में हम भी तो हैं, और हमारी खुशी कब होगी? जब हमारी अपनी इज्जत हमारी नज़रों में दूसरों की नज़रों में होगी। हमारी नज़र तो हो रही है, मतलब हमारी तो इज्जत हो रही है पैरों की जूती जैसी, फैमिली बहुत खुश है, तो जूती को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो दुखी है ना। तो पहले हम खुश होंगे तभी तो हैप्पी फैमिली मैटर करेगी। तो जब हैप्पी फैमिली या सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना पड़े तो सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं खुश हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी कि बाकी लोग खुश हैं या नहीं हैं। लेकिन सबको खुश कर दिया और मैं फूट फूट के रो रही हूँ, तो भाई तुम्हारी भी खुशी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दीदी, एक कोटा सा सवाल, छोटा सा होगा, क्या अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए अपनी लाइफ, अपनी इच्छा ख़त्म कर देना सही है? उन्हें खुश देखकर हम अपने दुख भूल जाते हैं, अपने आप को खुश कर लेते हैं, पर फिर भी वो हमारी देखभाल को बंदिश समझते हैं। क्या सही है? दूसरों की तरह बंधनों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए बड़ों को, या अपना दुख ना देखकर उनकी सेवा करना, बस वही, तब वही तो दूसरों से ही खुश हैं। मतलब क्या कहना चाह रही हो? घर बड़ों की वजह से आप खुद खुश नहीं हो। अब ये वही वाली बात हो गई ना जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई है। दूसरे की खुशी के लिए काम करो, परोपकार अच्छी बात है, केवल तब तक जब तक वो आपकी भी खुशी से चल रहा हो। अपना जी काट के दूसरे को खुश करने जाओगे तो 1 2 बार 3 बार कुछ साल महान बन लोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी करनी चाहिए ना उतनी भी इज्जत नहीं करोगे, फिर सारी मर्यादाएं तोड़ दोगे। तो अगर हम अपने माँ बाप की बात से या सास ससुर की बात से बिल्कुल हर्ट हुए पड़े हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें बुरा लग जाएगा और हम करे जा रहे हैं उनकी हाँ में हाँ, तो वो सही नहीं होता, ना हमारे लिए ना उनके लिए। जो चीज़ सही है उसे सही कह लो, जो चीज़ गलत है उसे विनम्र शब्दों में बता दो कि भाई ये गलत है, मैं नहीं करूँगी, तो वो लंबा चल जाएगा। लेकिन किसी की हिटलर शाही चलेगी, माँ बाप हो या सास ससुर हो, वो फिर चलती नहीं है। तो परिवार आगे जाकर विघटित ही होते हैं ऐसे, जहाँ पर हाँ या ना कहने की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ हाँ ही कहना। तो यहाँ पर आपका ये है कि जी भाई उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना भी नहीं है, रहते रहो, लेकिन जहाँ गलत कर रहे हैं वो बता दो गलत है, जहाँ सही लग रहा है वो मान लो सही है। एक आध बात छोड़ भी सकते हो, लेकिन हर बार नहीं होता, ये है। तो यहाँ पर हमारे एपिसोड 79 के 135 में से मैंने छोड़े हैं 3 जो बहुत बड़े थे, विदाउट बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक थी, पढ़ने में नहीं आए। ठीक है, बाकी सारे उनको पढ़ लिया है, जवाब दे दिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे, और जिनकी भी जो समस्या थी वो किसी सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगी। जिनको जो मैंने आइडियाज़ बताए हैं, आई होप कि उनके लिए वो बढ़िया से काम करेंगे। ठीक, तो मिलती हूँ आपसे एपिसोड 80 के जवाब लेकर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।